तिहाड़ में कैदियों की संख्या ज्यादा है, स्पेस कम है। यहाँ पे 10,000 लोग के करीब रखे जा सकते हैं, 22-23,000 लोग जो यहाँ पे रहते हैं। पर 6 बजे कैदी बाहर निकलते हैं और फिर शाम को 7 बजे अंदर जाते हैं। तो ये इसके बीच में जो कैदी करते क्या है? उनको टाइम पे कोर्ट भेजना, शाम को वापस उनको रिसीव करना, या तो पढ़ना पड़ेगा या पढ़ाना पड़ेगा। जेल के अंदर भी कास्टिज्म है सर? जो सुपरवाइजरी ऑफिसर आते हैं वे तो उनका कास्टिज्म और फैलाते हैं। घंटे के अंदर नहीं उसकी डेथ हुई है, जैसे कि रंगा का जिक्र कर रहे थे आप, तो हमारा मैनुअल क्या कहता है कि उसके बाद अगर नहीं डेथ हुई है तो क्या करना चाहिए? मैनुअल कहते हैं हैंग टिल डेथ। अच्छा, मतलब ये हमारा मैनुअल कहता है कि उनको खत्म ही करना है। हैंग टिल डेथ। ओके। कैदियों की इच्छा होती है कि हम इस जेल में रहें, तो ऐसा कुछ सिस्टम हो जाता है कि उसी जेल में रहती, किसी और एक नंबर की जेल में है तो 3 नंबर की जेल में नहीं जाना चाहते? नहीं, ऐसा नहीं। इसमें होता ही है कि इन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है कि ये वाले अल्फाबेट जो है इस जेल में रहेंगे, ये अल्फाबेट इस जेल में रहेंगे। एक नाम बहुत ज्यादा आता है, वो है लॉरेंस बिश्नोई का। इन्हीं को अपना नाम कमाने के लिए कर रहे हैं, खाली पैसा गिरफ्त कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा सिंह, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपके बीच मौजूद हूँ, आपका पसंदीदा पॉडकास्ट शो ये दिल का एनालिसिस लेके। आज हमने अपने पॉडकास्ट में बड़े ही खास मेहमान को बुलाया है, जिनसे आप चिर परिचित हैं, उन्हें बखूबी जानते हैं। तिहाड़ के एक्स जेलर हैं और वहां के लॉ ऑफिसर भी रह चुके हैं। तिहाड़ में रिफॉर्म्स में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस तिहाड़ को बहुत ज्यादा फैंटेसाइज किया जाता है, जहां पे सजा काटने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन वहां पे भी अपराध की एक बड़ी श्रृंखला चल रही है। और साथ ही साथ फांसी के क्या मैनुअल्स होते हैं, और ये जो कहा जाता है कि फांसी अगर हुई, अगर जान नहीं गई, तो क्या वाकई फिर फांसी खत्म हो जाती है? इस पर भी बड़ी ही दिलचस्प बातें हमने की है। आप सुनिएगा जरूर, अंत तक बने रहिएगा। और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो गैंग वॉर की बात हो, चाहे गैंगस्टर्स की बात हो, कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया है। आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो दिल का एनालिसिस में। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके, खासकर ये देख के कि ये ऑल लेडीज टीम है, और अच्छा लग रहा है। सर, कोशिश यही है कि महिलाएं थोड़ी सी और आगे बढ़े, इसी को तो एम्पावरमेंट कहते हैं। यस। तो सर, तिहाड़ के बारे में बहुत अच्छी अच्छी कहानियां भी हैं, बुरी बुरी कहानियां भी हैं, तो कोशिश करेंगे कि हर एक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं, है ना? तो पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि तिहाड़ में कहते हैं कि कैदियों की संख्या ज्यादा है, स्पेस कम है, क्या ये सच में है क्या? हाँ, एक्चुअली खाली तिहाड़ की बात नहीं है, वैसे अगर हम ऑल ओवर इंडिया की देखें, हाँ, तो करीब करीब 120% जो है ओवर क्राउडिंग है। अच्छा। पर तिहाड़ में, जबकि एक तिहाड़ एक नेशनल प्राइड है, यहाँ पे करीब करीब डबल है। मतलब देश की 120% है, तिहाड़ डबल है। ये बड़ी दुखदाई बात होती है। और कई जेलें तो ऐसे तिहाड़ में, तिहाड़ एक कम्पैक्ट यहाँ पे नाम नहीं है, जो तिहाड़ प्रीमिसेस है उसमें 9 जेलें हैं। अच्छा। उसके अलावा एक जेल जो है रोहनी में है। ओके। 6 जेलें जो है वहां पे है मंडौली में, मंडौली जेल कॉम्प्लेक्स है। तो टोटल जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि यहाँ पे 10,000 लोग के करीब रखे जा सकते हैं। 10,000 अगेंस्ट दैट करीब करीब 22-23,000 लोग जो है यहाँ पे रहते हैं अभी फिलहाल। 10,000 की जगह 22-23,000 लोग जो रहते हैं। कैसे मैनेज होता होगा ये? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। और इसमें कई जेलें तो ऐसी जो तिहाड़ की जेलें है ना, हाँ। जेल नंबर 1, 2, 3, 4 है ना, 7 और 8, 9 भी है, जो कि हेवली ओवर क्राउडेड है। अगर आप 1 और 3 की बात करें, 4 की बात करें, तो यहाँ 4 गुना जो है प्रिजनर्स की ओवर क्राउडिंग है। मतलब जहाँ पे 700 लोग रखने चाहिए और 3,000 लोग रखे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि तिहाड़ की ना, क्योंकि तिहाड़ जो कॉम्प्लेक्स है ये एक तरह का दिल्ली के बीचों बीच का हो जाता है। तो ज्यादातर प्रिजनर अपने आप को वहीं पे चाहते हैं कि वहीं पे उनकी लॉजिंग हो। तो एक प्रॉपर एनफोर्समेंट ना होने की वजह से वहां पे कई जेलों में 5-5 गुना तक जो है उनकी ओवर क्राउडिंग है। मतलब ये कह सकते हैं कि कैदियों की इच्छा होती है कि हम इस जेल में रहें,
तो ऐसा कुछ सिस्टम हो जाता है कि उसी जेल में रहते, किसी और एक नंबर की जेल में है तो 3 नंबर की जेल में नहीं जाना चाहते तो 1 नंबर की जेल में रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें होता ही है कि इन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है कि हाँ। ये वाले अल्फाबेट जो है इस जेल में हाँ। रहेंगे, ये अल्फाबेट इस जेल में रहेंगे। तो इन्होंने अल्फाबेट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया हुआ है और एक्टिविटी का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया हुआ है कि कुछ एक जेलें जो है 5-5, 6-6 गुना उसमें ओवर क्राउडिंग है। अब आप सोच सकते हो जहाँ 6-6 गुना जो है ओवर क्राउडिंग होगी, हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, आपके रिफॉर्म्स तो वहीं डिमोलिश हो जाते हैं जब आपने जहाँ पे एक आदमी को रखा हो वहां पे 6 लोगों को रखा हो या 5 आदमियों को रखा हुआ है। तो ये समस्या है, तो इसमें इनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। हम तो एडवाइस ही कर सकते हैं हम यहाँ पे, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और नई जेलें बहुत प्रायोरिटी पे बनानी चाहिए। अच्छा, मेजर अगर समाधान की अगर हम बात करते हैं, जो हाँ। चीजें ओवर क्राउडिंग की आप बता रहे हैं, हाँ। तो मेजर क्या चीजें हो सकती हैं कि हम ये कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो समाधान ये है कि इसमें इनको नए जेल कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए। दिल्ली में आपको नया जेल कॉम्प्लेक्स बनाना बहुत ही एक मुश्किल काम होता है क्योंकि दिल्ली में जमीन है नहीं, जमीन की बहुत कमी है और आपको इवन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवाने पड़ते हैं तब जाके आपको जमीनें मिलती है। रेड टेपिज्म कह लो इतना है कि आप चिट्ठी लिख रहे हो, डीडी को चिट्ठी लिख रहे हो, कोई पूछता ही नहीं आपकी चिट्ठी को, जबकि एक ह्यूमन राइट्स का इशू है। ह्यूमन राइट्स के इशू को इनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो कोई नहीं देता। आपको देखो, मैं इधर बात बताता हूँ, जेल किसी भी स्टेट का ना लास्ट प्रायोरिटी एरिया होता है, किसी भी जेल का, किसी भी गवर्नमेंट के। हाँ, लास्ट वो क्यों होता है? डेमोक्रेसी है। हाँ। डेमोक्रेसी में वोट चाहिए। अगर आप हॉस्पिटल बना रहे हो, स्कूल बना रहे हो, कम्युनिटी सर्विसेज कर रहे हो, उसमें तो आपको वोट्स मिलेंगे। अगर आप जेल रिफॉर्म्स कर रहे हो या नई जेलें बना रहे हो तो आपको वोट नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए जेल जो है लास्ट प्रायोरिटी एरिया होता है। और दूसरा, तिहाड़ की ना बदकिस्मती है। तिहाड़ की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जो भी सुपरवाइजिंग स्टाफ है मेनली वो बाहर से आते हैं डेपुटेशन। अच्छा। वो बहुत सारे तो डेपुटेशन ऐसे आते हैं जो कि जिनको कि वहां पे आपने पनिशमेंट पोस्टिंग में भेजा होता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पनिशमेंट पोस्टिंग में आते हैं। अब जो कोई पनिशमेंट पोस्टिंग पे आया होगा और तिहाड़ में उसकी पोस्टिंग हो गई या उसने पोस्टिंग करवाई है अपने उसके एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसने अपनी पोस्टिंग जेल में करवाई है। उससे क्या होता है कि जेल में जो रिफॉर्म्स होने चाहिए, जो नई जेलें बननी चाहिए, वो नहीं बन पाती। आप ये कह रहे हैं कि पनिशमेंट पोस्टिंग होती है तिहाड़ पे, तो ऐसा क्यों है कि तिहाड़ को पनिशमेंट के तौर पे देखा जा रहा है? कैदी है वो, उनका तो पनिशमेंट है ही, लेकिन जो पोस्टिंग पे आ रहे हैं उनके लिए क्यों ये पनिशमेंट है? ये एक बहुत ही गंभीर विषय है कि आपने बिल्कुल ठीक है, कैदी को तो पनिशमेंट है। हाँ। वो जेल में आया, कुछ पनिशमेंट काट रहे हैं या कुछ उनको जेल में जुडिशियल कस्टडी में है तो उनको रहना ही रहना है। दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने स्टाफ का जो सुपरवाइजरी पोस्ट है इसको डंपिंग ग्राउंड बनाया हुआ है। कोई आदमी दिल्ली गवर्नमेंट का अगर उनको लगता है कि उनके उस दिल्ली गवर्नमेंट में बाहर जो सूट नहीं करता, हाईली करप्ट है या हाईली इनएफिशिएंट है या बहुत ज्यादा शरीफ है या बहुत ज्यादा रूल्स के हिसाब से चलता है, उसको ये जो मैंने देखा है ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको कि यहाँ पे पोस्टिंग कर दी जाती है जेल के अंदर, जा भाई तू जेल में अब जा। अच्छा। अब उसमें दो चीजें होती हैं, या तो बहुत घबराया हुआ होता है या वो खेला खाया होता है। उसको पता है कि जेल में भी कैसे अपना हमने जो है अपना एक प्लेइंग ग्राउंड जो है बना देना है। मतलब उसे तो बेसिकली पनिशमेंट दोनों चीजों में जो आदमी पनिशमेंट पोस्टिंग पे आया है रिफॉर्म्स की तो सोचेगा ही नहीं, कभी नहीं सोचेगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस है यहाँ पे, रिफॉर्म्स की कभी नहीं सोचेगा। उसका होगा या तो पैसा कमाना है या कैसे कैसे करके अपना टाइम जो पूरा करके यहाँ से भागना। तो फिर जब ऐसे उसमें पोस्टिंग में आएंगे तो वो तो फिर नई जेलें बनाने की तो क्या सोचेंगे। तो नई जेलें बनाने की कोई आदमी सोचता भी है तो वो इंस्टीट्यूशनल एफर्ट नहीं होगा, क्योंकि जब आदमी चला जाएगा उसकी ट्रांसफर हो जाएगी तो तब वो जो है उसको ये
नया आएगा, तो नया जो आएगा वो इतने उससे अपना जो उसने पेंडिंग काम है उसको इतने उससे सीरियसनेस से नहीं करेगा जितना कि वो पहले वाला कर रहा था। उसी का नतीजा ये है कि तिहाड़ जो है या दिल्ली जेल, मैं तिहाड़ जेल एक छोटा नाम बोल जाते हैं, दिल्ली जेल जो है इंडिया में सबसे ज्यादा इस टाइम ओवर क्राउडेड है। ओके सर, एक चीज और कंसर्न, अभी आपने कहा कि पनिशमेंट के तौर पे आते हैं, तो मतलब कि वहाँ पे कुछ तो ऐसी ड्यूटीज होती हैं कि शायद उनके मन की चीजें ना हो, तो क्या आप जेलर रह चुके हैं वहाँ पे, तो क्या मेनली क्या काम होता है जो उसको बाहर के लोग, जो प्रशासन वहाँ पे भेज रहा है, उसको एक किसी भी ऑफिसर के लिए एक पनिशमेंट के तौर पे देख रहा है? हाँ, देखिए क्या होता है, जो भी जेलर आता है उसके 3 मेन काम होते हैं। पहला काम होता है सेफ एंड सिक्योर कस्टडी ऑफ द प्रिजनर, मींस सिक्योरिटी ऑफ द प्रिजन, सेफ एंड सिक्योर कस्टडी होगी। दूसरा होता है उसको मिनिमम सुविधाएं जेल के अंदर देना, जो कि ह्यूमन राइट्स से कंसिस्टेंट है। तीसरा उसका होता है रिफॉर्म, रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन ऑफ द प्रिजनर इनटू द सोसाइटी आफ्टर हिज रिलीज, मतलब आपने प्रिजनर्स का रिफॉर्म करना है। सबसे पहले सिक्योरिटी का, अगर आप एक प्रोफेशनल आदमी को जेल सुपरिटेंडेंट नहीं बनाओगे, क्या सिक्योरिटी देखेगा? एग्जैक्टली। तो इसमें देखिए क्या है कि आप जब बाहर हो, किसी भी, मैं आपको बता रहा था, किसी भी इंडियन जेल में सुपरिटेंडेंट जेल जो है बाहर से नहीं आते, उनका स्टाफ होते हैं जिनको सुपरिटेंडेंट जेल बनाते हैं। अच्छा। तो तिहाड़ की बदकिस्मती है कि यहाँ पे क्लर्कों को, जो एक सिविलियन कैडर है, हाँ, उनको यहाँ का सुपरिटेंडेंट जेल बना देते हैं। मैंने ये पहले 1-2 चैनल में कहा, ज्यादा जगह मैंने नहीं कहा, मतलब क्लर्क को जेल सुपरिटेंडेंट बना देते हैं। अब वो जो बताओ, क्लर्क को जेल सुपरिटेंडेंट बनाएंगे तो वो सबसे पहली बात तो ये है कि जब जेल में आएगा या तो डर रहा होगा या फिर उसको तरीके पता है कि मैंने कैसे कमाना है। वो अपने 5-7 लोगों को अपने आसपास वो कर लेगा, जो भी अत्याचार करेंगे प्रिजनर के ऊपर, एक्सटॉर्शन करेंगे, अंदर मोबाइल फोन लेके जाएंगे, ड्रग्स बेचेंगे, सुप्रीम को अपना पैसा पहुंच रहा है, वो जेल चल रही है। एक तरफ से कहें तो सीरियसनेस ही नहीं रहेगी उस इंसान के अंदर की, मतलब कि हमें तिहाड़ जेल, अगर जेल है, वहाँ प्रिजनर्स हैं, उसको किस तरीके से डील करना है। बिल्कुल सीरियसनेस ही नहीं रहेगी। हाँ। जो ये लोग जो है ना, देखिए अब जैसे 20 जेल है, अब 20 सुपरिटेंडेंट आपके बाहर आ रहे हैं जो क्लर्क है। एक आदमी है जिसने 15 साल जेल की नौकरी की है ऑफिसर के लेवल में, एक आदमी जिसने बाहर क्लर्क की नौकरी किया 15 साल, एक वहां के सेक्शन ऑफिसर के उसमें, जो जेल में 15 साल जिसने काटे हैं या 20 साल काटे हैं, वो उसको उसके अंडर काम करना पड़ेगा क्लर्क के, वो आके उसका सुपरिटेंडेंट बनेगा। तो आप ये सोच सकते हो कितना डिमोरलाइजिंग इफेक्ट होगा। exactly. कितना डिमोरलाइजिंग इफेक्ट होगा, कितनी करप्शन होगी। अब आप देखो ना, रोज आप देखते रहते हो, उससे 50 मोबाइल फोन पकड़े गए या ड्रग्स पकड़ी गई, जेल स्टाफ को पीट दिया, आपस में मर्डर हो गया, ये हो गया रोज। बहुत इसका खाली कारण ही यही है कि उन्होंने बाहर से क्लर्कों को यहाँ पे एज ए सुपरिटेंडेंट जेल लगा दिया। और जो जेल स्टाफ है, ये राज्य सरकार करती है। हाँ, और जेल स्टाफ जो है उनके अंडर काम कर रहा है। बहुत कम जेल स्टाफ है जिनको इन्होंने सुप्रीम जेल लगाया। उनको लगाते भी तब है जब वो रिटायर होने वाला होते हैं ना, 1 या 2 साल उनके रिटायरमेंट के रह जाते हैं, तब उनको बनाते हैं। तब उसका क्या इंटरेस्ट, वो अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोचेंगे कि भाई अब क्यों रिफॉर्म करना है। उसका नतीजा ये है, बेशक हम कहें कि हम बड़े आगे हैं, हम रिफॉर्म्स में वो है, पर मैं जानता हूँ, मैं आपको इंटरनल बता रहा हूँ, खोखला सिस्टम, उस खोखले सिस्टम को भर भी नहीं सकते। इसलिए नहीं भर सकते क्योंकि जो ये क्लर्क है, जो जेल सुपर बने, इनका एक मेजोरिटी है, इनका यूनियनिज्म है। ये लोग पूरी दिल्ली गवर्नमेंट को चला रहे हैं। दैनिक्स कैटर है, ये पूरी दिल्ली गवर्नमेंट को चला रहे हैं। पहले क्या होते थे, दैनिक्स जो फ्रेश दैनिक्स होते थे, डायरेक्ट दैनिक्स होते थे, वो जेल सुपर बन के आते थे, उनमें एक जज्बा होता था काम करने का। अब इन्होंने जो क्लरिकल कैडर से, जो ऊपर दैनिक्स में जब एडॉक दैनिक्स वगैरह बनते हैं, उनको यहाँ भेज देते हैं, जिसका नतीजा है
मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूँ, टोटल खोखला सिस्टम है पूरे जेल का पूरा प्रशासन पूरी अंदर, तरीके से। प्रशासन खोखला है। कभी कोई भी मिस एडवेंचर करे, हाँ। मैं नहीं चाहूंगा कि मिस एडवेंचर सक्सीड हो, पर सक्सीड होगा ही होगा, क्योंकि वहां बंदे नहीं है। जो उनका लीडर है क्लर्क, अब मुझे बताओ पुलिस में अगर ऑफिसर्स की कमी पड़ जाए तो क्या वो क्लर्कों को कह देंगे कि आप आके इसको हमारे थाने का एसएचओ बनो? यहाँ पे वो चीज ही नहीं है। सोचिए कि मतलब कितना नॉर्मल, कितना हल्का कर दिया गया इस चीज को कि भाई थाना पुलिस है, उसकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आप एक दे रहे हैं, कह सकते हैं कि शक्ति दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, लेकिन जेल में ये चीज नहीं जिसको एबीसी नहीं पता कि जेल कैसी चलानी है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसको जेल का चार्ज दे रहे हैं। मुझे पता है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी दिल्ली गवर्नमेंट में ये लोग भरे हुए एक दूसरे को प्रोटेक्शन करते हैं, कुछ नहीं होने वाला इसमें। पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये दर्द है मेरे अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी वजह से जेल प्रशासन सुधर ही नहीं सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आजकल है तो ये कैसे सुधरेगा, मेरा ये असेसमेंट है कि ये बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, आगे चल के और बिगड़ेगा। देखिए, मैं जब जेल पे काम करता था, लीगल एडवाइजर था, हमने वहां पे प्रिजन एक्ट बनाया था, दिल्ली प्रिजन एक्ट, अभी भी वही है। दिल्ली प्रिजन एक्ट में मैंने 2 चीजें की थी, मतलब टोटल मैंने, मतलब वैसे तो एक आईएएस ऑफिसर्स की एक कमेटी बनी थी जिन्होंने किया, मैं उनका एडवाइजर था, तो मैंने जो भी बात उनको कही उन्होंने उसको माना। 2 बातें मैंने मेनली उसमें कही थी, क्योंकि जेल सर्विस जो है प्रोफेशनल सर्विस है। इवन यूएनओ के रूल्स कहते हैं कि ये प्रोफेशनल सर्विस है। नेल्सन मंडेला रूल्स है, वो कहते हैं, नेल्सन मंडेला जिसमें कि इंडिया सिग्नेटरी है, वो ये कहते हैं कि कोई भी बाहर का डेपुटेशन पे जेल की नौकरी पे नहीं आएगा। नेल्सन मंडेला रूल कहते हैं, जिसके ऊपर की इंडिया सिग्नेटरी है। चले जा रहा है, जब तक कोई कोर्ट में नहीं लगाएगा। दिल्ली प्रशासन की अच्छी बात पता है क्या है, जब तक आपको कोर्ट से डायरेक्शन नहीं आएगी, कोई कुछ जितना मर्जी आप रिप्रेजेंटेशन देते रहो, सब एक कान से सुनते हैं, एक कान से निकालते हैं। तो ये अच्छी बात कहाँ से हुई? ये अच्छी बात कैसे हुई? हमारे ना कई, अब आप यही है कि कुछ शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, उसको पॉजिटिव वे में कह के रिप्रेजेंट करना होता है ना? तो वो तो अलग चीज हो जाती है। कई प्रिजनर कहते थे कि मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर को कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट को कर रहा हूँ। वो कंप्लेंट घूमती जो है 6 महीने में फिर सुप्रीम जिसने कंप्लेंट की होती है, जिसके खिलाफ कंप्लेंट की होती है, तो उसी के पास आ जाती है, तो इसका डिस्पोजल। ये दिल्ली का सिस्टम है, ये दिल्ली का ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। तो ये लोग मेजोरिटी में है। तो अगर हम कुछ चाहे भी ना इसमें करना तो नहीं कर पा रहे। मैं आपको बता रहा था प्रिजन एक्ट के बारे में। जो प्रिजन एक्ट 2000 बना था, उसमें मैंने 2 चीजें इम्पोर्टेंट की थी। एक तो ये था जेल स्टाफ की ट्रेनिंग। मैंने उसमें कहा था कि आप जेल स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे, रेगुलर रिफ्रेशर ट्रेनिंग देंगे, और जब एक भर्ती होती है तब ट्रेनिंग देंगे। नंबर 1। ट्रेनिंग देने का इसलिए था कि उसमें प्रोफेशनलिज्म आए, आइडिया लगे उनको किस तरीके से काम करना है। राइफल उठा के खड़े हो तो आपको चलानी तो आनी चाहिए ना। यस। आपको जो भी फायर आर्म्स है उसको चलाना आना चाहिए, क्योंकि आपका मैनुअल कहता है। क्योंकि क्लरिकल कैडर वाले जेल चला रहे हैं, तो उन्होंने उस चीज को, जो जेल मैनुअल, प्रिजन एक्ट का जो मैंडेट है, उसको उठा के फेंक दिया। दूसरा मैंने कहा था उसमें, ये हमारे पुराना ब्रिटिशर्स का भी प्रिजन एक्ट कहता था कि जो आईजी प्रिजन होगा, जो प्रिजन का बॉस होगा, वो आईजी प्रिजन के रैंक का होगा। अच्छा। आईजी प्रिजन के रैंक का होगा। जो प्रिजन का बॉस होगा। बल्कि मैंने तो अपने जो हमारा प्रिजन एक्ट ये बना था 2000, इसमें मैंने कहा था कि प्रिजन कैडर वाले को आप आईजी प्रिजन बनाओगे। अगर प्रिजन कैडर वाला आईजी प्रिजन के लिए अभी मैच्योर नहीं है, तब आप ऑल इंडिया कैडर से ऑफिसर्स को ले सकते हैं। पर इन्होंने उस चीज को चेंज कर दिया, उसको चेंज कर दिया। इन्होंने कर दिया कि आईएएस ऑफिसर ही, आईएएस या आईपीएस ही जो है प्रिजन जो प्रिजन का बॉस होगा। नंबर 1।
नंबर 2, आप देखो कि अब इन्होंने क्या किया, उसको भी और इम्प्रोवाइज कर दिया। अब यहाँ पे डीजी प्रिजन, मतलब जो एडिशनल डीजी पुलिस का रैंक का होता है, उसको इन्होंने डीजी प्रिजन लगाना शुरू कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ कि कोई आदमी रिटायरमेंट के 4-5 साल में बैठा हुआ है, वो सेफ प्ले करेगा या कोई आपके रिफॉर्म्स के बारे में सोचेगा? तो सेफ प्ले करेगा, या वो कहेगा भैया मैं अपना ठीक ठाक रिटायर हो जाऊं, उसके बाद जो होना है सो। हाँ, उसके बाद जो है वो जो कोई भी आउट ऑफ लीग वो चल के काम नहीं करेगा। फिल्मों में भी दिखाते ना सर, मेरे 2 साल बचे हुए, मुझे अच्छे से हो जाने दो, बीत जाने दो, फिर तुम्हें जो करना है करो। कई बार तो प्रिजनर के आगे हाथ जोड़ते हैं, मुझे हमारे रिटायर हो जाने दो। रिटायर हो जाए दो। आप, मैंने इसलिए ना इसमें रखा था आईजी प्रिजन का। आईजी पुलिस का आदमी, आईजी प्रिजन का जो होता है, आईजी स्केल का जब होता है, उसमें काम करने का जज्बा होता है। उसको पता होता है कि आगे 20 साल मेरी नौकरी पड़ी है, तो मुझे इस्टेब्लिश करना है, कुछ नया करना है। एग्जैक्टली। तो वो काम करेगा। इसलिए मैंने पोस्ट को आईजी उसके लेवल पे रखा था, और अभी भी है। पर इन्होंने अपने आप ही वो रूल्स वगैरह करके अंदर ही अंदर सारा काम अंधा हो जाता बांटे है। रेवड़ी फिर अपनों को दे, तो इन्होंने एडिशनल डीजी रैंक के अपने आईपीएस अफसर को रख दिया, जिसके 5 साल से रिटायर में होते हैं, जिससे कि कुछ रिफॉर्म्स हो ही नहीं पाता। किरण बेदी क्यों आ गई थी? क्योंकि किरण बेदी आईजी पुलिस के रैंक पे थी, उसमें काम करने का जज्बा था, उसको पता था कि 20 साल की नौकरी उसके ऊपर पड़ी है, तो मैंने काम करना है यहाँ पे। जो भी आईजी पुलिस का रैंक का होगा, आईपीएस अफसर होगा, उसमें काम करने का जज्बा होगा, क्योंकि उसको अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, उसको अपने आप को नाम करना है, क्योंकि आईजी के पास इतनी पावर्स होती है। भाई साहब, वो जेल को एक स्वर्ग कहना तो ठीक नहीं होगा, पर रिफॉर्म्स की एक बुलंदियों पे ले जा सकते, आश्रम बना सकते थे। और किरण बेदी तो काफी ज्यादा इस चीज की चर्चा में भी रही है। इसलिए चर्चा, उनको जो मैग्सेसे अवार्ड मिला, या और कितने अवार्ड मिले, यूएनओ की पोस्टिंग मिली, इसी बात पे मिली कि इन्होंने जेल को आश्रम बना दिया। पर अब इन्होंने डीजी प्रिजन का कर दिया, तो वो उसको इंटरेस्ट होता नहीं, वो कहता बस चुपचाप मेरे जो है 4-5 साल जो है यहाँ पे। हालांकि सर किरण बेदी आपकी एक बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि आपका कोई, मैं इंटरव्यू देख रही थी, उसमें आपने कहा था कि मतलब कैदियों के साथ जो है वहां पे अलग अलग तरीके के व्यवहार होते हैं। आपका इंटरव्यू था, उसमें किरण बेदी की प्रतिक्रिया आई थी कि भाई नहीं, ऐसा मेरे समय में ऐसा कुछ नहीं था, सारे कैदी एक जैसे ट्रीट होते थे। तो फिर इसमें कितनी सच्चाई है? उसमें देखिए, जो किरण बेदी, मैंने भी सुना था मैडम का, मैडम ने मेरी बात को सपोर्ट किया था। मैंने उनको कहा था कि उस टाइम मैडम के टाइम पे इन्होंने, क्योंकि मैडम ने बड़ा तकड़ा इंसिस्ट किया था कि मुझे क्लर्क नहीं चाहिए जेल चलाने के लिए, सुप्रीम जेल क्लर्क नहीं होनी चाहिए। ये एक्चुअल जो दानिक्स कैडर के हैं, जो यूपीएससी के इम्तिहान दे के आते हैं, और जो आईपीएस वगैरह या आईएएस नहीं बन पाए, तो उनको दानिक्स कैडर होती है, एलाइड सर्विस की कैडर होती है। तो एलाइड सर्विस के ऑफिसर आते थे जो उनके टाइम पे जेल चलाते थे। ये उनकी इंसिस्टेंस थी कि वो आदमी आएंगे, और जो आते थे उनको भी वो इंटरव्यू लेती थी, तब वो अपने यहाँ रखती थी। और अब तो ये हो गया है कि उनकी जो पूछ लेवल के ऑफिसर हैं, जो क्लर्क हैं, सेक्शन ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ सुप्रीम जेल बन के आ रहे हैं और पनिशमेंट पोस्टिंग पे आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो, जिस इंस्टीट्यूशन का जो सुप्रिंटेंडेंट, जो है सुप्रिंटेंडेंट जेल मुखिया होता है जेल का, जब वो ही पनिशमेंट पोस्टिंग पे आया होगा, या इनएफिशिएंसी की वजह से आया होगा, या तो कोई भी करप्शन की वजह से आया होगा, अब उससे क्या जो है उम्मीद कर सकते हो? क्या उम्मीद कर सकते हो? अच्छा सर, अगर वर्तमान समय की बात करें, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, उसमें अगर जब तिहाड़ का जिक्र होता है, एक नाम बहुत ज्यादा आता है, वो है लॉरेंस बिश्नोई का। और चूंकि वो सजा के लिए वहां पे गया है, लेकिन जेल के अंदर रहते हुए ही वो धीरे धीरे एक बहुत बड़ा नाम बनता जा रहा है। मतलब कि सेलिब्रिटीज से लेके बिजनेसमैन, हर कोई उससे खौफ खा रहा है। हालात अब तो ऐसे भी हो गए हैं कि लोग उसके नाम पर फेक कॉल्स भी कर रहे हैं, उससे धमकी दे रहे हैं। तो जो इंसान सजा काटने गया है, तिहाड़ एक प्राइड कैसे बन गया है, और तिहाड़ के अंदर रह के कोई भी इंसान इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बनता जा रहा है? देखिए, क्या होता है कि खाली तिहाड़ की बात नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई जो असली हीरो बना है, ये जब पंजाब की जेलों में था तब बना है। इसकी इंटरव्यू वगैरह इसने प्रेस वालों को दी थी, बड़ी वायरल हो गई थी। इसने कई मर्डर वगैरह
मूसेवाला का जो उसका था, सिद्धू मूसेवाला का उसका मर्डर जिसने जेल से करवाया, जैसा कि पुलिस बता रही, जैसे अखबारों में मैंने पढ़ा। जब तक तिहाड़ में था तो ये बिल्कुल एक लो प्रोफाइल में रहता था। आपको बताऊं कि जो भी गैंगस्टर होता है, अब तो दिल्ली में इतने गैंगस्टर आ गए ना, हमारे टाइम पे जो है यहाँ पे मुश्किल से 8 या 10 गैंग होते थे, अब तो कुछ 40-50 गैंग हो गया दिल्ली में। होड़ लगी है जैसे सर, होड़ लगी है कि गैंगस्टर बनना है। 40-50 गैंग क्यों बन गए हैं? देखिए क्या होता है कि लोग इतने मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं। ये नहीं कोई अपना नाम कमाने के लिए कर रहे हैं, खाली पैसा ग्रैब करने के लिए। अच्छा। जो ये कर रहे हैं एक्सटॉर्शन करने के लिए, बिजनेसमैन से एक्सटॉर्शन करने के लिए ये लोग गैंग बना रहे हैं। क्योंकि एक दिल्ली की जनता है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत पैसा उनके पास, उनको जरा एक किसी गैंगस्टर का वो चला जाए, काल चला जाए, तो उसको जहां भी कह दोगे वो वहां पैसे पहुंचा देगा। इस चीज का ये मेंटालिटी का फायदा होता है। देखिए गैंगस्टर जब जेल में आता है, आपने कहा गैंगस्टर क्यों बढ़ गए इतने, सबसे पहले जेलर की ड्यूटी होती है, अगर वो जेलर ठीक तरीके का जेलर है, उसको ये होता है कि आपने जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को जो रिपीटर प्रिजनर है या हार्डन क्रिमिनल है उनसे अलग रखना। अगर आपने फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को रिपीटर से अलग नहीं रखा, उसके लिए कई सारे कारण हो सकते हैं, आप डरते हो तब आप रिपीटर्स को निकलने दे रहे हो, आप पैसा खा लिया है, करप्शन उसमें लीन हो, तब आपने उन दोनों को मिक्सअप होने दे रहे हो, वो मिक्सअप हो रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि दिल्ली में इतने सारे गैंग बन गए हैं। अच्छा होता क्या है, जब भी कोई गैंगस्टर बनता है तो सबसे पहले उसको जेल में चाहिए होता है मोबाइल फोन, जबकि पीसीओ लगे हुए जेल में, रोज आप अपने घर में बात कर सकते हो, रोज। हमने अब मेरे टाइम पे ये हमने शुरू करवाया था कि पीसीओ जो है, हमने हैदराबाद गए थे, हैदराबाद से देख के आए थे, हैदराबाद में पीसीओ लगे हुए, तो हमने यहाँ भी पीसीओ स्टार्ट करवाया। ज्यादातर रिफॉर्म से तो हम पहले स्टेट थे, पर जो चीज क्रेडिट किसी को देना चाहिए तो उसको देना चाहिए। तो हम हैदराबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ये पीसीओ वगैरह ये लेके आए। जब पीसीओ लगे हैं तो आपको मोबाइल के अंदर ले जाने की कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। पर जो गैंगस्टर होगा, जो बड़ा क्रिमिनल होगा, जो जिसकी इतने बड़ी एम्बिशंस है कि मैंने जो बहुत बड़े बड़े क्राइम करने हैं, वो सबसे पहले अंदर मोबाइल मंगवाएगा। मोबाइल कैसे मंगवाएगा? या तो वो अपनी जो कास्ट के लोग हैं, इसमें एक और देखो, ये बड़ी दुखदायक बात है, किसी टाइम पे किसी कास्ट का बंदा जो है कोई क्राइम करता था तो उसकी पंचायत उसको अपने गांव से निकाला देती थी, गांव से निकाल देती थी, उनके हुक्का पानी बंद कर देती थी, कोई उनसे रिश्ता नहीं जोड़ता था। पर आज की डेट में जिस पंचायत से कोई गैंगस्टर निकल के आता है, वो अपने कॉलर खड़े कर लेते हैं कि हमारे कास्ट का है, हमारी कास्ट का है, और इसने इतने मर्डर कर दिए, या इसने दूसरी जात वालों के इतने मर्डर कर दिए, इसने तो हमारे गांव का नाम बड़ा ऊंचा कर दिया। अब देखो ज्यादातर गैंगस्टर अपने नाम के साथ जो अपने गांव का नाम लगा के रखते हैं, तेजपुरी है, जो भवाना है, अपने जैसे अपने हमारे, मैं पंजाबी हूँ, हमारे यहाँ पीछे गांव का नाम लगाते थे ताकि हम एक फक्र से कहते थे हम उस गांव के हैं, देखो दिल्ली में आके, तिहाड़ जेल में आके जेलर बन गया। हाँ। पर आज की डेट में कोई क्राइम कर रहा है, वो अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम लगा रहा है, और गांव वाले बड़े फक्र से कहते हैं जो हमारा बंदा है। नॉर्मलाइज कर दिया गया। ये क्यों है? ये नॉर्मलाइज हो गया। जात हर कोई, आप देखो जो भी गैंगस्टर होगा जात लगाएगा अपनी, प्लस गांव का नाम लगाएगा। गांव का नाम अगर आपने लगा दिया, उससे भी आपकी जात रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि गांव का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उस गांव में पर्टिकुलर जात के लोग रहते हैं। तो जो भी गैंगस्टर जेल में आता है, सबसे पहले उसकी कोशिश होती है कि उसके मोबाइल हो, और मोबाइल आराम से पहुंच भी जाता है।
उसकी जात वाले ले जाएंगे या रुपए पैसे के उस पर सब कुछ हो जाता है। खुद अधिकारी भी देते हैं। हाँ, रुपए पैसे के बेस पे सब चीज होता है। आपके प्राइवेट पार्ट में घुसा के, ये नाइजीरियंस हो गए, दूसरे लोग भी हैं, ले जाते हैं अंदर। मोबाइल, आप 10 मोबाइल आज किसी गैंगस्टर के पकड़ लो, मुझे तो हैरानी होती थी, शाम तक फिर उसके बाद 10 मोबाइल आ गए होते हैं। अच्छा, मतलब इस तरीके से सिस्टम जो है हमारा मैनिपुलेटेड है। ओके। तो गैंगस्टर मोबाइल क्यों रखता है? मोबाइल इसलिए रखता है कि एक तो एक्सटॉर्शन कॉल जिसको भी करनी है, अपने एक्सटॉर्शन कॉल करनी है। कई बार मोबाइल रखना अच्छा होता है क्योंकि पुलिस वाले उसकी कॉल को जो है ट्रेस कर रहे होते हैं। अच्छा, उनको पता लग जाता है इसके किस किस के साथ लिंक है, और उनके ऊपर ओके। पुलिस की सर्विलेंस बहुत अच्छी हो जाती है। ओके। गिरफ्तार भी बड़े बड़े गैंगस्टर इसी बात में वो हुए हैं कि जेल से उनसे कोई बात कर रहा था, हाँ। बड़े बड़े गैंगस्टर इसलिए पुलिस ने गिरफ्तार किए इसी इंफॉर्मेशन, इसी मतलब ट्रैकिंग की इधर से लूप होल है तो वो लूप होल उधर से भी है कि वो लोग भी गिरफ्तार हो जा रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, मोबाइल रखेंगे, एक तो एक्सटॉर्शन कॉल बड़ी इनकी हो जाती है। जो इनकी गांव जो इनके वो जात के लोग होते हैं, कुछ एक, मैं सबके लिए नहीं कह रहा। अभी मैं अगर तिहाड़ की बात करूं, 30% तिहाड़ के स्टाफ के लोग टोटली ईमानदार है, 30%, 40% निखद्दड़ है और 30% आगे हैं जो कि हाईली बेईमान है। वो बेईमानी के उसमें जेल को बेचना भी पड़े ना, जेल में बम भी डालना पड़े तो वो डालने के लिए तैयार है, इतने मैनिपुलेटेड है। बाप रे, जेल के अंदर भी कास्टिज्म है सर? जेल के अंदर भी कास्टिज्म है, और खासकर जो ये मैंने आपको बताया जो सुपरवाइजरी ऑफिसर आते हैं, हाँ। ये तो उल्टा कास्टिज्म और फैलाते हैं। ये लोग क्या करेंगे, जैसे बाहर से आए हैं, ये अपनी कास्ट के लोगों को अपना ऑर्डरली लगा लेंगे, अपनी कास्ट के लोगों को अपना ड्राइवर लगा लेंगे, अपनी कास्ट के लोगों को जो है अपने घर पे पका हुआ वो कर लेंगे। तो इस तरीके से मतलब मैं तो जेल का देखो ना, 35 साल जेल में, तिहाड़ में मैं जेल की एक एक ईंट से जो है वाकिफ हूँ। तो जब उसके बाद मोबाइल अंदर पहुंच गया, वो फिर क्या करेंगे कि 10 आदमी बैठ जाएंगे, शाम को खाना इकट्ठे आप सब खा सकते हैं, कोई अब नॉर्मल बात नहीं है। है ना? उसमें ये पानी पी रहे हैं, पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला दी तो वो लगेगा ऐसे जैसे विस्की पी रहे हो। डांस हर कोई कर सकता है, खाना खाएंगे उसके बाद वो डांस कर रहे हैं, वो उसकी वीडियो बना देगा, और वीडियो जो है प्रेस वालों को वो दे देंगे कि इसको जो चला दो। प्रेस वाले बड़े खुश हो जाते हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बन जाती है कि गैंगस्टर जो जेल में मजे मार रहे हैं और ये पानी पी रहे हैं, हल्दी वाला वो शराब पी रहे हैं और डांस कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या होता है? गैंगस्टर बनता कैसे? ऐसे ही बनता है जब वो करेगा, हाँ, जब ये दिखाएगा ना ऐसे प्रेस में, आपके टीवी की चैनल ने चला दिया, उसके बाद क्या होगा कि जो उसके जो विटनेस है, जो जिसने पुलिस ने वाले ने जिसको उसको जेल भिजवाया है, प्लस जो विटनेस है जो उसके खिलाफ जिसने स्टेटमेंट दी है, तो जिसकी वजह से वो जेल में आया, तो एकदम डर जाएगी या डर जाएगा, कहेगा यार ये जेल में हम इसको भिजवा सकते हैं, जेल में ये शराब पी रहा और डांस कर रहे हैं, क्योंकि डांस हर कोई कर सकता है वहां पे जेल में, क्योंकि बड़ा रिलैक्स एटमॉस्फेयर होता है। अकेला भी कोई डांस कर रहा है तो उसमें कोई उसको रोक नहीं सकता। 6 आदमी डांस कर रहे हैं तो हो कर रहे हैं, तो वो बात अलग हो जाती है। वो कहते हैं यार मैंने इसको भेजा था, ये यहाँ पे पक्की बात है, मान के चलो कि जब कोर्ट में उसका केस आएगा वो उसके खिलाफ स्टेटमेंट देगी नहीं या देगा ही नहीं। उससे फिर वो जो है और इम्पोर्टेंट हो जाएगा और पावरफुल हो जाएगा। फिर जाके जहाँ पहले उसने 1 करोड़ की फिरौती ली, फिर 10 करोड़ की फिरौती लेगा, फिर मर्डर करेगा, ये करेगा, क्योंकि उसको पता है जेल में कुछ होना ही नहीं, जेल के सिस्टम को आप मैनिपुलेट कर देते हो। और मेरे हिसाब से जब मैडम किरण बेदी आई थी, यहाँ पे 23% रेसिडिविज्म रेट होती थी दिल्ली की। रेसिडिविज्म रेट आप नहीं समझते होंगे, रेसिडिविज्म मतलब रिपीटर रेट। अच्छा। मैडम किरण बेदी ने जब रिफॉर्म प्रोग्राम शुरू किए, ये रेसिडिविज्म रेट कट के 18-19% पे आ गई थी। ओके। और जो बार बार जेल आ रहे थे उन्होंने जेल में आना बंद कर दिया था क्योंकि वो सुधर गए थे।
ओके। और अब का मैं देखता हूँ तो रेसिडेंशियल मेरे ख्याल रेट हमारी यहाँ पे 35 से 36% होगी दिल्ली में। पूरे अगर जेल का वातावरण खराब है, जो कि मैं गारंटी से कह रहा हूँ है वातावरण अगर आपका खराब है तो आप पूरी खाली अपने जेल का वातावरण खराब नहीं कर रहे, आप पूरी दिल्ली का वातावरण खराब कर रहे हो। और इस बात के लिए किसी ने आंखें खोलनी नहीं। मैंने आपको बताया है सबसे ये कागज बना हुआ है कि जो मतलब बॉस ही जब आता है वो क्लरिकल कैडर से आ रहा है और पनिशमेंट पोस्टिंग पे आ रहा है, तो आपको सुधार की किरण तो नजर आ जाए, तो सुधार की किरण नजर नहीं आ रही। तो ये क्या यही कारण है कि जो ये सारे सामान वगैरह हैं, जैसे सिगरेट वगैरह भी होती है या फिर फोन्स की बात आप कर रहे थे और नशे की चीजें का और सारी, क्या इसीलिए इतनी आसानी से गैंगस्टर के पास पहुंच जाती हैं? वो इसलिए, इसके लिए 2-3 कारण होते हैं। एक तो जो एक बीड़ी का बंडल है जो मार्केट में 5 रुपए का मिलता है या 10 रुपए का मिलता है, वो जेल के अंदर 100 रुपए का बिकता है। क्योंकि जो बंदा रिस्क लेके आ रहा है, छुपा के ला रहा है, प्राइवेट पार्ट में छुपा के ला रहा है, कहीं भी छुपा के ला रहा है, तो 10 की जगह वो 100 रुपए का बिकेगा। चरस अफीम वगैरह आ गई तो उसका तो फिर नारे मतलब उसमें इतने पैसे वो अर्न कर सकते हैं। और जब एक आपका रक्षक ही भक्षक बना हुआ है, मतलब सुप्रीम जेल को पैसे चाहिए, उसको चाहे कहीं से पैसे करके लागे तो पैसे चाहिए, तो नेचुरली वो सारा सिस्टम ही आपका डामाडोल हो जाएगा। तो चलिए मान लिया सपोज कि कोई जो जेलर है वो बहुत ही ईमानदार है और बहुत ही मतलब सीरियस है इन सारी चीजों को लेके, तब भी सिक्योरिटी में चूक कहाँ पे हो रही है कि ये सारी चीजें गैंगस्टर के पास पहुंच जा रही हैं? देखिए क्या होता है, अगर बहुत ईमानदार है, मैंने आपको बताया 30% ईमानदार होते हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा जो क्लर्क आते हैं, जेल स्टाफ की बात कर रहा हूँ, 30% ईमानदार है। ईमानदार अगर होगा तो उसको ये क्या करेंगे, उसके घर पे गुंडों को भेज देंगे। अच्छा। तो देख ले, ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है ऐसे। अच्छा। ईमानदार है तो उसके घर पे भेज देंगे, जाके सबको एक एक वो दिखा दिया, खड़ा लाइन में खड़ा कर दिया और कह दिया अपने उनको बता देना। आपने मतलब आपके जानने में ऐसा हुआ है? अरे बहुत केसों में ऐसा हुआ है। तो जो गैंगस्टर होते हैं वो करते ही ऐसे हैं, उसके घर पे वो धमकी भेज देंगे उसको फोन ऐसे ऐसे करेंगे कि बोल हम तेरे को तो मारेंगे, बोल तेरी बॉडी को कहाँ किसको कोई इंसिडेंट बताइए जो ऐसा कुछ हो। हाँ मैं आपको बताता हूँ, एक इंसिडेंट ये है 2003 का है। एक सुप्रिंटेंडेंट थे, काफी ईमानदार, और बाहर से आए हुए थे, वो डायरेक्ट दैनिक कैडर के थे। तो मैं हेडक्वार्टर पे पोस्टेड था, तो मैं डीजी प्रिजन के पास बैठा हुआ था, तो इतनी देर में वो आ गए, बड़े घबराए हुए, बहुत घबराए हुए, बिल्कुल तोते उड़े हुए थे। और उन्होंने आते साल का डीजी साहब को कहा मैं अब जेल पे वापस नहीं जाऊंगा, मैं नौकरी से रिजाइन कर दूंगा, मैं जेल पे वापस नहीं जाऊंगा। अच्छा। तो डीजी ने कहा क्या बात होगी? मैंने कहा सर क्या बात होगी ऐसे आप? तो फिर उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी जो है उसने उनको धमकी दी है कि ये बताओ कि तुम्हें तो मारेंगे, मारूंगा मैं, अब ये बता तेरी बॉडी जो है तेरी वाइफ को देनी है तेरी माँ को देनी है? उसको ये भी पता था कि इसकी वाइफ और माँ जो है इसके घर में रहते हैं। अच्छा। तो वो बेचारा घबराएगा ही घबराएगा। और वेस्टर्न इंडस्ट्री वो जेल वाले ये करवा रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं मैंने देखी है कि अगर ईमानदार आदमी कोई है तो उसके घर पे पहुंच जाएंगे और जाकर उसको डराएंगे धमकाएंगे और बेचारा अल्टीमेटली उसको झुकना पड़ता है। और दूसरा क्या होता है, अगर ईमानदार अफसर है, ईमानदार एक जल्दी नहीं होते, बेईमान बड़ी जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है, चाहे जात के नाम पे बेईमानी करें, किसी चीज के ऊपर बेईमानी करें, वो बड़ी जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। उसका नतीजा होता है कि जो चीज भी जेल के अंदर गलत काम होते हैं वो बेखौफ होते हैं। बहुत ही उस तरीके से। ठीक है, आप एक नाम अभी आप बता रहे हैं गैंगस्टर्स जो है बहुत कमांड चलती है उनकी वहां पे, इस प्रोसेस में एक नाम आता है चार्ल्स शोभराज का। और मैंने जो भी चीजें सुनी बड़ी दिलचस्प लगी मुझे कि कहने को तो एक सीरियल किलर, लेकिन अगर उसकी स्टोरी को सुनिए तो बहुत फैंटेसाइज लगता है कि मतलब किस तरीके से तिहाड़ जेल में जाके मतलब सारे प्रशासन को खुद ही डील कर रहा है, लोग उसकी बात मान रहे हैं।
आपका तो पर्सनल कुछ उनसे वो भी रहा है, तो क्या आप उनसे मिले हैं? किस तरीके का वो बिहेवियर रहा उनको? क्यों ऐसा हुआ कि इतना बड़ा क्रिमिनल होने के बावजूद भी वो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है? देखिए, चार्ल्स होम्स जो है ये फॉरेनर था, सभी जानते हैं। इसकी माँ जो है वियतनामी थी, इसका फादर जो है इंडियन था, और ये जाके बसे थे फ्रांस में। बहुत स्मार्ट था, एक्सेसिव स्मार्ट था। इसको बिकनी किलर भी कहते थे। बिकनी किलर इसको इसलिए कहते थे कि गोवा में इसका ये मेन इसका क्राइम का ऑपरेशन जो है गोवा में होता था। वहां पे इसको he was very fond of doing friendship with the foreign lady visitors. जो भी लेडी विजिटर यूरोप वगैरह से खास कर आती थी उससे दोस्ती करता था। खुद बड़ा स्मार्ट और चमकता हुआ इसका चेहरा, सफेद उसका। और खासकर जब लड़कियां वगैरह जेल में जब होता था, जब उसको लेडी विजिटर आते थे उससे खूब कोट पैंट टाइप बड़ा सूटेड बूटेड होता था। अच्छा। हाँ, मतलब उसका लेडी उसके लिए खास उसका वो था। वो क्या करता था गोवा में कि जो लेडी जो फॉरेनर्स होती थी उनसे दोस्ती करनी, दोस्ती करके उनको डिनर पे बुलाता था। खाना जो खिलाता था उसमें सीडेटिव्स मिला देता था, करके रेप वगैरह उसने का नो लूटता था। अच्छा। उनकी जो बिलोंगिंग्स है उनको लूटता था। और अगर कोई इजीली इसके कंट्रोल में नहीं आती थी तो इवन मर्डर भी कर देता था। इसलिए इसको बिकने के लिए, क्योंकि लाशें उनको मिलती थी, हाफ नेकेड लाशें जो है वहां पे गोवा की बीचेस में उस टाइम पे मिलती थी, तो इसलिए इसको बिकनी किलर भी वो कहते थे। तो जब तिहाड़ में आया ये, तिहाड़ में देखें क्या होता है। तिहाड़ क्या, किसी भी जेल में आप जाएंगे, अगर प्रिजनर्स आपकी हेल्प नहीं करते ना जेल चलाने में, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाता है जेल को चलाना। प्रिजनर्स कैसे हेल्प करते हैं? सबसे पहले तो ये है, जो आपका खाना बनता है वो प्रिजनर्स बनाते हैं, ठीक है। प्रिजनर्स खाना बनाते हैं, कोई पेड कुक नहीं होते, प्रिजनर्स खाना बनाते हैं। दूसरा क्या होता है, आपका लिखत पढ़त का काम जो होता है। अब कोर्ट का नोटिस आया, 100 पेज की पिटीशन आ गई, हमें आता है कि आपको 1 हफ्ते में जवाब देना है। तो हम लोग जल्दी इन्हीं की हेल्प लेते हैं, हम इनको पकड़ा देते हैं। पकड़ा देते हैं। सेल में बैठ के वो अपना उसका जवाब वगैरह बनाता रहेगा, सब कुछ करता रहेगा। अच्छा। सुप्रीम जेल को तो कई बार ये भी नहीं पता होता उसमें लिखा गया, आंख बंद करके साइन कर देता है। अच्छा, मतलब इतना विश्वास। इवन डीजी प्रिजन भी उसके ऊपर आंख बंद करके साइन कर देते हैं। मैं आपको अपना बताऊं, मैं जब आया था, मैंने बीएससी किया हुआ था, बड़े रेप्यूटेड कॉलेज से बीएससी किया, तो एलएलबी भी किया। तो आपका मतलब इंडिया की टॉप 3-4 उसमें, वहां से मैंने एलएलबी किया था। मैं जब आया था तो यहाँ पे आते ही जो है, यहाँ पे सबसे पहला तो एक किस्सा है ही आपको। किसी जब मैं आया तो जो एसपी था उस टाइम पे, उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई वैकेंसी नहीं है। एक तंग करने का होता है, तंग करना है। अच्छा, लेकिन अगर सर मैं इस चीज को लेके बहुत क्यूरियस रही हूँ कि चूंकि ये है पूरी सरकारी चीजें है ना, अगर वैकेंसी है तो कोई भी ऑफिसर, उस वक्त की बात तो चलिए उस वक्त की बात थी, अभी भी अगर ऐसा कुछ है तो कोई भी ऑफिसर ये कैसे कह सकता है कि वैकेंसी ही नहीं है? आपकी हायरिंग तो उसी पोस्ट पे हुई है। बिल्कुल। तो वो कैसे कह सकता है? हाँ, वो नहीं कह सकता। हमारा क्या था कि मैं रेलवे में ऑलरेडी नौकरी कर रहा था। मैंने 7 मई को रेलवे से रिजाइन किया और 8 मई को मैंने जेल पे ज्वाइन किया। मेरे को सरकार ने सिलेक्ट किया था, सिलेक्शन बोर्ड था सरकार का, जिसने बहुत सीनियर, टॉप मोस्ट सीनियर ऑफिसर थे जिन्होंने सिलेक्ट किया। और जब मेरे को सिलेक्शन किया तो उसके बाद खाली इनको मुझे सुप्रीम जेल को स्ट्रेंथ पे लेना था। सैलरी तो देनी है ना, तो स्ट्रेंथ पे लेना होता है। जब तक स्ट्रेंथ पे नहीं लेते तब तक सैलरी नहीं मिलती, और स्ट्रेंथ पे तब लेते हैं जैसे ही आप गए हो तो एकदम आपको उस दिन से सैलरी बननी शुरू हो जाती है। तो मैं गया वहां पे, मेरे साथ अलावा औरों का भी हुआ। तो मैं गया वहां पे, तो सुप्रीम को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे जो है मैं आया हूँ,
काफी थिन बिल्ड था, पतला सा वो था। तो कहते यहाँ तो वैकेंसी नहीं। मैंने कहा, मैं मन में तो जानता, जब मेरे को सरकार ने पॉइंट किया है उस पे, ये कौन होता है कि वैकेंसी ना कहने को, पर उसका तंग करना था। कहते यहाँ तो वैकेंसी नहीं। जैसे मैंने आपको 2 महीने पहले लेटर भी भेजा था कि मैं रेलवे में काम करता हूँ, उसके बाद यहाँ आ रहा हूँ, और मैं तो ये सोच के आया था कि बड़ा ग्रैंड वेलकम होगा यहाँ पे, यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी नहीं है। तो कहने का बार वेट करो। मैंने बल्कि 1-2 नाम भी वैसे ही फेंके। मैंने कहा, आप मिस्टर सिंघल को जानते हैं, बड़े सीनियर आईपीएस अफसर हैं। उनको दिखाने के लिए कि मेरी जान पहचान है, कि मैंने आरपी सिंघल का नाम खाली अपनी एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ा तो मैंने उसको जानता नहीं था। तो हमारा भी सिंगल गोत्र हो जाता था, तो मैंने कहा चलो, तो मैंने सिंगल का नाम दिया उनको। तो क्योंकि उन दिनों में ना कई लोग अप्रोच से आए थे। अच्छा। तो उनको ये था कि जितने आए, तो फिर उनको एक ये दिमाग में मैं डालना चाहता था कि मैं भी अप्रोच से आया हूँ, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं किसी से। तो उसके बाद इसने कहा बाहर वेट करो। इतने में एक बंदा आता है, बिल्कुल उसने कोट पैंट टाइप लगाई हुई है, और बड़े अथॉरिटेटिव वे से जो है वो स्टूडेंट के कमरे की तरफ जा रहा है। तो मैं तो सिंपल सा अपना कोट पैंट पैंट कमीज में था। मैं उसको देख के खड़ा हो गया जब कोट पैंट वाला कोई जा रहा है, क्योंकि हमारे ना एक बॉलीवुड ने एक ऐसे इंप्रेशन क्रिएट किया होता है कि जो प्रिजनर जो होते हैं बड़े बड़े मूंछों वाले होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, कुर्ते पजामे पहने हुए होते हैं, पत्थर तोड़ रहे होते हैं, ये होते हैं। हम तो वो वाला इंप्रेशन लेके आए थे। तो उसने कहा कि, मैं उसको देख के जब खड़ा हुआ तो उसने कहा, are you new here? मैं कहा, yeah, I am new here. I have been appointed as assistant superintendent. So then he told me कि is he creating any obstacles? सुप्रीम जेल की, मतलब वो सामने से ये चीज पूछ रहा है। सुप्रीम जेल के कमरे की तरफ वो करके, मैं सुप्रीम जेल के कमरे के बाहर बैठा था कि yeah, he is creating obstacle. He is saying that there is no vacancy for this post. So basically, when I have been selected by the state government, who is he to deny me this joining report? Then okay, he always create obstacles. You give me this joining letter. मैंने उसको अपना ज्वाइनिंग लेटर उसको दे दिया, विदाउट नोइंग कि हु इज ही। मैं तो ये सोचा कि कोई ऑफिसर होगा। वो गया आधे घंटे में, उसने मुझे टेकन ऑन स्ट्रेंथ का लेटर ला के दे दिया कि आपको जेल की स्ट्रेंथ पे ले लिया। मुझे अगले दिन पता लगा कि जो बंदा इतना दयालु बंदा जो मेरा काम करके गया, वो चाल सो रहा था। मुझे नहीं पता था चाल सो रहा था। और प्रिजनर जो मैं आपको बता रहा था ना कि जेल का ज्यादातर काम प्रिजनर करते हैं, टाइपिंग का काम प्रिजनर करते हैं, खाने का काम प्रिजनर करते हैं, जो डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम होता है वो भी सारा प्रिजनर करते हैं। तो ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है सर? क्योंकि हैं तो वो क्रिमिनल ही, और जब वो जेल में आए तो उनके वो बाहर न जाए, सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना होता है। अगर कोई लीगल काम भी अगर वो कर रहे हैं तो ये तो ध्यान रखना ही पड़ता होगा ना कि भाई कुछ इसमें दिक्कत ना कर देंगे। तो ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? देखो, डिस्ट्रस्ट ऐसे बिल्ड होता है कि एक तो जो भी कन्विक्ट होते हैं, खासकर लाइफ कन्विक्ट होते हैं, इनकी पूरी सजा जेलर के हाथ में होती है। क्योंकि इनको हर महीने जो है 5 दिन मिलते हैं अच्छे कंडक्ट और अच्छे काम के लिए। और हर एक जो भी कैदी जेल में आता है, उसकी एक ही इच्छा होती है कि कब वो घर से, यहाँ से जेल से निकल के अपने घर वालों के साथ रहेगा। तो इसीलिए इसी उस पे जो है उनको रेमिशन लेने के उसमें जो है उनका कंडक्ट बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। तो उसी चीज का जो जेल प्रशासन उस चीज को बनाता है। और जेल का मतलब अगर ये लोग काम ना करें तो हमें बड़ा मुश्किल हो जाए जेल को उसमें चलाना। अब इनको पता होता है, क्योंकि जेल का जो लोगो है वो है ताला चाबी। इतने ताले, हजारों ताले होते हैं, हजारों चाबियां होती है, कौन सा ताला है, में कौन सी चाबी लगेगी। हमारे स्टाफ को तो इतना नहीं पता होता, प्रिजनर्स को पता होता है। फटाफट 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 और ये करते भी हैं, करते भी हैं। तो सुबह जब जेल खुलती है, उसको कहते हैं, ये करीब 6 बजे। अच्छा।
उसको कहते हैं सब अच्छा, लक आउट, सब अच्छा। अच्छा, सब अच्छा है। सब अच्छा, अच्छा, ऑल इज फाइन। आपने वो ओके। देखी है ना हाँ, ऑल थ्री इज वेल, इडियट, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, हाँ, ऑल इज वेल। हाँ। ये बड़ी अच्छी काम की चीज है, उसने हम्म। शायद जेल से ली है ये ऑल इज वेल। सब बोलते हैं सब अच्छा हो गया जी, सब अच्छा हो गया, सब अच्छा हाँ। हो गया, एक पॉजिटिविटी आती है। हाँ। ऐसे ही शाम को 7 बजे जब जेल बंद होती है, तो उसमें भी 7 के आसपास उसमें मतलब ये होता है कि जितने कैदी आपके कोर्टों वगैरह से आए, इतने कैदी आए, इतने कैदी छूटे, इतने कैदी हॉस्पिटल गए, है ना, ये सारा लेखा जोखा करके जब आपकी गिनती मिल जाती है कि जितने प्रिजनर होने चाहिए उतने ही है, तो उसको भी हम कहते हैं सब अच्छा, सब ठीक है, सब अच्छा। सुबह भी एक सब अच्छा, शाम भी सब अच्छा, ये करना। सुबह 6 बजे का सब अच्छा, शाम को 7 बजे का हाँ। जब जेल बंद होती है सब अच्छा। हाँ। तो ये सारा जो है प्रिजनर्स अगर हमारे साथ एसोसिएट ना हो तो स्टाफ के लिए करना मुश्किल हो गया, टफ हो गया। तो ये सर जो आप कह रहे थे कि सुबह 6 बजे कैदी बाहर निकलते हैं और फिर शाम को 7 बजे अंदर जाते हैं, तो ये इसके बीच में जो कैदी करते क्या है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा 6 बजे निकलते हैं 7 बजे अंदर जाते हैं, उसके बीच में 12 से 3 इनका रेस्ट भी होता है। अच्छा। और बहुत सारे देखिए, जो तिहाड़ जेल है इसमें 90% जो प्रिजनर है अंडर ट्रायल है। अरे बाप ये रे। दिल्ली की व्यवस्था देखो, दिल्ली की व्यवस्था बता रहा हूँ, जहाँ पे हर एक बंदा पेपर है, दिल्ली की व्यवस्था बता रहा हूँ। तो ये जो अंडर ट्रायल वाले ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल पॉपुलेशन दिल्ली में। बाप रे। 90% अंडर ट्रायल, जो 90% अंडर ट्रायल होते हैं उनको टाइम पे कोर्ट भेजना, ये जेलर की ड्यूटी होती है। शाम को वापस उनको रिसीव करना ड्यूटी होती है। जब कोर्ट में जा रहे हैं उनको खाना वगैरह देना, कोर्ट कॉम्प्लेक्स में खाना देना, ये उनकी जिम्मेवारी होती है। बेशक इसमें पुलिस भी हमारी काफी हेल्प करती है। बट ये हैवी बहुत ज्यादा नहीं होता, हैवी वर्क नहीं हो जाता होगा कि 90% आपका अंडर ट्रायल? नेचुरली देखो, जितने अंडर ट्रायल जेल में ज्यादा होंगे, ये आपका जो जस्टिस सिस्टम है वो स्टेट का, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट के जस्टिस सिस्टम के ऊपर बड़ी ही नेगेटिव स्टोरी है कि 90% अंडर ट्रायल। अरे यार, बिहार है, बिहार में मेरे ख्याल 90% अंडर ट्रायल नहीं होंगे, जबकि यहाँ 90% अंडर ट्रायल है। ठीक है। तो ये अंडर जो इंडियन की जो है हमारी इंडिया की जो रेशियो है वो है 76% अंडर ट्रायल, 24% कन्विक्ट। यहाँ पे 90 और 10 चल रहा है, तो मतलब एक बहुत ही दुखदाई स्टोरी है दिल्ली की, बता रहा हूँ। इनको कोर्ट भेजना, जो कैदी होते हैं उनको खाना बनाना होता है इनके लिए, कैदी होते हैं इनको कोर्ट भिजवाने के लिए हेल्प करते हैं, इनके वारंट वगैरह सारे सेग्रीगेट करते हैं, सारा कैदी करते हैं। तो इसलिए मैं बताया कैदी बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं जेल को मैनेज, हेल्प को। इवन दो सुपरवाइजर कंट्रोल जेल उसका होता है, जेल स्टाफ का होता है, पर ये लोग काफी अच्छी हेल्प करते हैं। उससे इनका भी टाइम अच्छा कट जाता है, उनको रेमिशंस वगैरह भी मिल जाती हैं, प्लस हर एक को चाहता है ना कि हमारी एक चलती है, उनको वो वाली फीलिंग भी आती है, तो उससे ये लोग जेल में बिल्कुल सुधर के रहते हैं। तो सर ये जो आप बता रहे थे 12 से 3 उनको रेस्ट का टाइम मिलता है, तो जो जब निकलते हैं 6 बजे काउंटिंग होती है, तो उसके बाद कैदी क्या करते हैं वहां पे? देखिए क्या होता है, मैं आपको रूटीन आप रूटीन मेरे से पूछना चाह रहे हैं, तो क्या होता है सुबह 6 बजे करीब जो है, जैसे उठे ये 6 से पहले ही उठ जाते हैं, जिनको कोर्ट वगैरह जाना हो तो पहले उठ जाते हैं, टॉयलेट वगैरह यूज किया, चाय पी, चाय पीने के बाद सबको ब्रेकफास्ट होता है। 7-1 बजे करीब ब्रेकफास्ट, 7 से पहले जिन्होंने कोर्ट जाना होता है 7 से पहले ब्रेकफास्ट ले लेते हैं, उसको जिन्होंने कोर्ट जाना होता है कोर्ट चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे कैदी हैं वो 8 बजे जेल फैक्ट्री होती है जिसमें उनको काम करना होता है। अच्छा। हर एक कैदी जो होता है, जिसको भी कैद हुई है, ताकि वो उसमें रिफॉर्म हो। रिफॉर्म आप कैसे करेंगे, कोई जादू की आपके पास छड़ी तो है नहीं आप रिफॉर्म कर देंगे, आपने घुमा दी तो रिफॉर्म हो गया। रिफॉर्म करने के लिए या तो आप उसको काम सिखाएंगे, या आप उसको मेडिटेशन सिखाएंगे, योगा सिखाएंगे, है ना, आप उसको काम दिलवाएंगे, तभी इसको रिफॉर्म करते हैं। जो कैदी होते हैं, जो जिनको काम सिखाना होता है, उनका 8 बजे फैक्ट्री शुरू हो जाती है। अच्छा।
और जिनको फैक्ट्री नहीं जाना होता, जिनको अंडर 12 को वहां नहीं जाना होता, कोर्ट नहीं जाना होता, उनके लिए हमने पढ़ो और पढ़ाओ प्रोग्राम किए हुए करे थे तब। अब मुझे नहीं पता चल रहे कि चल रहे। पढ़ो और पढ़ाओ प्रोग्राम थे कि हर एक प्रिजनर को या तो पढ़ना पड़ेगा या पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब जो पढ़े लिखे कैदी हैं वो इसका भी वो करना है उनको, वो लेस पढ़े लिखे को ना वो देंगे। और कोई किसी को एजुकेशन मतलब लैंग्वेज को बढ़ानी है, एजुकेशन में तो हो ही गया, कोचिंग देनी है। जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर सेंटर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के सेंटर है कि 10वीं 12वीं आप कर सकते हो या ग्रेजुएट कर ले सकते हो, जो भी है। तो उसमें कोचिंग भी देनी है, तो जो ज्यादा पढ़ा लिखा है तो वो उसमें हेल्प करते हैं, प्रिजनर विलिंगली हेल्प करते हैं। अच्छा, इसके अलावा लैंग्वेज बड़ी पॉपुलर होती थी हमारे यहाँ। अच्छा, लैंग्वेज बहुत, खासकर जैसे कोई स्पेनिश है तो वो स्पेनिश पढ़ाएगा, जर्मन है जर्मन पढ़ाएगा, हिंदी है वो हिंदी पढ़ाएगा, संस्कृत है संस्कृत पढ़ाएगा। क्योंकि अलग अलग जगह से आते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज की भी विविधता बहुत ज्यादा जाती होगी। पढ़ाएगा, पढ़ा सकता है। उर्दू लैंग्वेज बड़ी पॉपुलर होती थी। अच्छा, हमारे यहाँ जो उर्दू पढ़ा सकते थे वो उर्दू की क्लास ही लेते थे। बहुत लोग थे जो उर्दू सीख के जाते थे वहां से। तो एक 8 से 10 बजे तक, वो तो 8 बजे तो चले गए कैदी काम करेंगे, उनका तो 4 बजे तक फैक्ट्री चलेगी। जो अंडर 10 है वो 8 से 10 बजे तक पढ़ो पढ़ाओ प्रोग्राम में बैठेंगे। साथ के साथ उनको मिलने वाले आ जाते हैं, वो उनसे मिलेंगे, मुलाकात वगैरह 12-1 बजे तक मुलाकात चलती रहती है। उसके बाद इनको आप वो लगा लें कि 12 से 3 बजे तक का बंद का टाइम होता है। अच्छा, इनको कहते हैं आप रेस्ट करो, टीवी देखो, ये देखो, डांस करो, जो मर्जी करो, बैरक में रहो। बहुत सारी टीवी लगे हुए हैं, पिक्चरें देखो, अपने स्पोर्ट्स देखो। उसके बाद 3 बजे खुलते हैं, फिर चाय वगैरह मिलती है, बिटवीन इनको लंच मिल जाता है। 3 बजे इनको चाय मिलेगी, चाय के बाद खेलने का टाइम होता है। खेलते हैं, बिल्कुल जेल के अंदर ऐसे स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहे होते हैं जैसे अब स्कूल में होते हैं। कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई पहलवानी कर रहा है, कोई खो खो खेल रहा है, कोई चेस खेल रहा है, कोई कैरम खेल रहा है, कोई टीटी खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है। सब तरह की गेम्स वगैरह होती है। फिर 6 बजे जब ये हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो खाना वगैरह जो है वो दे के 6, 6:30, 7 बजे खाना खा के 7 बजे इनको बंद करते हैं। सर आपकी बुक के बारे में बात कर लेते थोड़ा सा, कि ब्लैक वारंट नाम है उसका। अच्छा, ब्लैक वारंट क्यों सर नाम रखा आपने? देखिए, मैंने 1981 में ज्वाइन किया था प्रिजन सर्विस एज ए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। फिर मैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट, सीनियर डिप्टी सुपरिटेंडेंट, और काफी मैंने पोस्टों पे काम किया। फिर मैंने कहा यार, मैंने वर्दी बहुत पहन ली। 1996 में मैंने कोलेटरल शिफ्ट कर दी, एक लॉ ऑफिसर की पोस्ट थी, यूपीएससी ने वो की थी जनरेट, तो उसको मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर मैं 96 में लॉ ऑफिसर बन गया। जुलाई अगस्त में मैं इसमें ज्वाइन कर लिया। तो मैंने अपने 2016 में मैं रिटायर हुआ। 35 साल के टेन्योर में मैंने करीब करीब 8 फांसी देखी। 8 फांसी देखी। सबसे पहली जो मैंने फांसी देखी थी वो मैंने देखी मोहम्मद मकबूल भट्ट की, रंगा बिला की सबसे पहले देखी। फिर दूसरी मोहम्मद मकबूल भट्ट की देखी। आपको शायद रंगा बिला का याद होगा। गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा करके 2 आर्मी ऑफिसर के बच्चे थे, उनका मर्डर हुआ था। नेवी ऑफिसर के थे। नेवी ऑफिसर। तो आप लगा लो, सबसे पहला निर्भया कांड जो है तब हुआ था। और वो वाला निर्भया कांड इतना वो था, स्ट्रॉन्ग था, इतना पब्लिक रिजेंटमेंट में था उसमें, जो अब निर्भया कांड में रिजेंटमेंट था ये तो कम था, उस टाइम पे बहुत ज्यादा था। इवन मुझे याद है उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, वो नेवी ऑफिसर के घर पे गए थे। अच्छा सर, लेकिन इसी आपने अपनी बुक में ये जिक्र किया कि जब उनको हैंग किया जाता है तो उसमें बिल्ला शायद है, उनकी जान जो है 2 घंटे बाद जाती है, मतलब उनकी नब्ज चलती है। वो मैंने बताया, वो मैं आपको बाद में आ रहा हूँ। मैं ये आपने मेरे से क्वेश्चन ये पूछा था कि इसका नाम ब्लैक वारंट क्यों रखा।
मैंने अपने पूरे टेन्योर में 8 फांसी देखी। सबसे पहली फांसी देखी थी मैंने रंगाबिल्ला की, जो कि मैंने बताया कि पहला निर्भया कांड था जो मारा उन्होंने। दूसरी मोहम्मद मकबूल भट्ट, जिनको की जीके का वो कहते हैं फादर कहा जाता है सेपरेटिस्ट मूवमेंट का। तीसरी मैंने देखी फांसी करतार सिंह उजागर सिंह, एक बहुत बड़े डॉक्टर जैन थे, उनकी वाइफ का कत्ल हुआ था और फिर वो उन्हीं को उसमें गिरफ्तार कर लिया था, प्लस उनकी एक प्रेमिका थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया था, प्लस 2 हायर असैसिन थे करतार सिंह उजागर सिंह, इनको गिरफ्तार किया था। तो करतार सिंह उजागर सिंह की फांसी हुई थी। उसके बाद इंदिरा गांधी की किलर जो थे उनकी फांसी हुई, सरपंच सिंह और केयर सिंह की। लास्ट जो फांसी मैंने देखी अफजल गुरु की देखी, जो पार्लियामेंट अटैक की उसमें, तो टोटल 8 फांसी देखी। जब भी किसी को फांसी दी जाती है तो उसमें एक वारंट इशू किया जाता है, जो जिस कोर्ट ने फांसी दी होती है, सेशन कोर्ट ने, वो एक वारंट इशू करती है, उस वारंट को ब्लैक वारंट कहा जाता है। अच्छा। तो मैंने इस किताब का नाम ब्लैक वारंट इसीलिए रखा क्योंकि मैं इसमें चाहता था कि फांसी का विवरण देना। ओके। उनकी लास्ट मनोदिशा कैसी थी जब उनको लटकाया गया, किसी में कुछ, हर एक फांसी में कोई ना कोई एक पेक्यूलरिटी थी, तो वो बताई गई उसमें। तो उसके बाद जो है मुझे पता था कि एक बहुत सारे लोग रिसर्चर आते थे हमारे यहाँ कॉलेज के स्टूडेंट आते थे जो इसी सब्जेक्ट के ऊपर जो है रिसर्च करना चाहते थे कि जब किसी को फांसी दी जाती है उसकी क्या मनोदशा होती है। तो मैं दुनिया को बताना चाहता था कि एक तो जेल कैसे फंक्शन करती है, फांसी कैसे दी जाती है ना। काफी सारे एनेक्डोट हैं उसमें, 1984 राइट्स उसका भी विवरण दिया है। तो जो भी मुझे उस टाइम पे आता, 3 महीने में मैंने किताब लिखी थी। तो किताब का नाम ब्लैक वारंट इसीलिए रखा था कि मेनली इसमें जो कंसंट्रेट मैंने किया हुआ था फांसी के ऊपर। ओके। अभी आपने रंगाबिल्ला का भी जिक्र किया था, उसमें आपने बताया है कि मतलब जब उनको हैंग किया गया तो बिल्ला जो है वो शायद उनकी नब्ज चल रही थी जब उनका मेडिकल टेस्ट किया जाता है। नहीं, बिल्ला नहीं, रंगा था। अच्छा, रंगा थे। एक्चुअली क्या था कि जब वो फांसी देते हैं तो फांसी देने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है कि आपको एक फट्टों के ऊपर खड़ा कर देते हैं, उसके नीचे वेल होता है। तो जैसे जल्लाद को जो है सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो इशारा करता है तो वो लीवर खींच देता है जिससे कि फट्टे नीचे गिर पड़ते हैं और ऑलरेडी उनकी गर्दन में रस्सी बंधी हुई होती है। तो एकदम आपकी बॉडी लटक जाती है वेल के अंदर और आपका 2-4 मिनट में ही आपकी बॉडी जान निकल जाती है। तो जब आप रंगाबिल्ला की बात कर रहे हैं, बिल्ला जो है वो थोड़ा सा हैवी था, रंगा बहुत हल्का था। कोई हल्का बंदा अगर सांस वगैरह रोक ले डर के मारे या कैसे वो सांस रोक ले तो उसकी सांस बहुत देर से निकलती है। अच्छा, ओके। लटका रहेगा, सांस तो निकलेगी बहुत देर से होती है। तो इसी ने शायद रंगा ने सांस ऊपर खींच लिया था, डर के मारे हो गए, जो भी है। तो उसको जब आदमी को जब हैंग कर देते हैं तो हमारा रूल्स ये कहते हैं कि 2 घंटे के बाद जो है डॉक्टर आएगा और उनकी नब्ज वगैरह को देखेगा और एक सर्टिफिकेट देगा कि लाइफ जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है, लाइफ एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो इसमें रंगाबिल्ला के उसमें जब उसने किया, बिल्ला को जैसे देखा तो उसने कहा इसकी लाइफ एक्सटिंक्ट हो चुकी है। रंगा को कहा इसमें तो जान है। अभी 2 घंटे के बाद उसकी नब्ज चल रही थी। अब हमने कहा क्या किया जाए, इसकी तो नब्ज चल रही है। फिर किसी ने, एक सिपाही ने आइडिया दिया कि सर देखो आपको तो वारंट इशू हुआ है, ब्लैक वारंट इशू हुआ है, किसको आप लटका के रखोगे जब तक इसकी जान नहीं निकल जाती। या तो आप शाम तक वेट करते रहो, जान तो उसकी निकलनी है, या फिर एक छोटा सा तरीका करते हैं, इसकी टांग को खींच देते हैं।
ताकि गर्दन में जो उसने हवा वगैरह ले ली है वो निकल जाए। तो ये जो डॉक्टर सर चेक करते हैं वो जब हैंग रहते हैं तभी चेक करते हैं कि उनकी नब्ज चल रही है कि नहीं चल रही? हाँ, जब वो हैंग होते हैं ना, हाँ, तभी वो करते हैं कि लाइफ एक्सटिंक्ट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी। Okay. 99% केसों में तो हो ही जाती है, पर ये बहुत हल्का था रंगा जो है, उसकी नब्ज अभी चल रही थी। okay. तो डॉक्टर ने उसको डेथ सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। उसका नतीजा हुआ एक आदमी ने टांग खींची, तो उसके बाद उसकी जान निकल गई और डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया। जो डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट देता है वो ब्लैक वारंट के साथ लग के कंसर्न कोर्ट में जाता है कि जो आपने हुक्म दिए थे वो हमने पूरा कर दिया। सर जैसे कि आप कह रहे हैं कि 2 घंटे बाद जो मेडिकल चेकअप होता है, टेस्ट होता है, सॉरी, तो अगर 2 घंटे के अंदर नहीं उसकी डेथ हुई है, अभी जैसे कि रंगा का जिक्र कर रहे थे आप, तो हमारा मैनुअल क्या कहता है कि उसके बाद अगर नहीं डेथ हुई है तो क्या करना चाहिए? मैनुअल कहते हैं हैंग टिल डेथ। अच्छा, मतलब ये हमारा मैनुअल कहता है कि उनको खत्म ही करना है। हैंग टिल डेथ। वो तो अगर लटका रहेगा तो वो जाएगी जान उसकी। अच्छा, अफजल गुरु का भी जिक्र आता है जब आपके इस ब्लैक वारंट का जिक्र होता है, और उसमें जिस तरीके से आपने अफजल गुरु को बताया है, एक बहुत ही इनोसेंट सा इंसान मालूम होता है वो। हालांकि अगर उसका इतिहास देखा जाए और जो भी घटनाएं उसने की हैं, वो कहीं से भी इनोसेंट तो नहीं लगता। इनोसेंट कभी भी नहीं कहा उसको। नहीं, आपने कहा नहीं, लेकिन अगर हम जब पढ़ते हैं जो आपको तो उसने दिखाने की कोशिश की है। हाँ। उसने जो देखो क्या होता है, मैंने किताब में क्या लिखा है जो उसने कहा। हाँ। उसने कहा कि वो टेररिस्ट नहीं था, ये तो उसको फंसाया गया, ट्रैप किया गया। इवन तो मेरे को लोगों ने कई सारी इंटरव्यू दिखाई जिसमें उसने अपना कन्फेस किया हुआ था कि मैं उस कंट्रोवर्सी में तो बिल्कुल जाना ही नहीं है। वो कहता है कि मैं हिंदुस्तान से करप्शन को दूर करना चाहता था, पर मेरा ये मतलब पार्लियामेंट अटैक के जरिए जो है मैं वर्ल्ड को बताना चाहता था कि यहाँ करप्शन बहुत है, करप्शन को दूर करना चाहता था। आप मेरा रिकॉर्ड देख लो, मैं PUCL का जो है एक बड़ा एक्टिव मेंबर था। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए। उसने मुझे बताया, कहते कि आप, मुझे पता है आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, मैं तो ये आपको दिल की व्यथा बता रहा हूँ, मैं खाली हिंदुस्तान से करप्शन दूर करना चाहता था। कहते अगर मैं टेररिस्ट होता तो मैं अपने लड़के को मेडिकल की पढ़ाई क्यों करवाता? उनका लड़का मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था कश्मीर यूनिवर्सिटी से। कहते मैं उसको अगर मेरी ये ऐसी मेंटालिटी होती, परवर्ट मेरा सोच होती, मैं अपने बेटे को MBBS करवाता। तो कहते मैं खाली इस देश से करप्शन को कम करना चाहता था, दूर करना चाहता था, और हाँ ये जो था इसमें मुझे ट्रैप किया गया, रास्ता गलत था, पर मैं टेररिस्ट नहीं था, मुझे ट्रैप किया गया इसमें। नंबर 1। नंबर 2, उसने फिर गाना शुरू किया, मैंने आपको बताया, अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए। अच्छा, बड़ा अच्छा उसका मैसेज बड़ा अच्छा है कि जो दूसरों के लिए जीता है वो उसी का जीवन है। अपने तो हर कोई जी रहा है, जानवर भी जी रहा है, तो दूसरों के लिए जी रहा है। ये हमारी देखो ग्रंथ भी यही कहते हैं कि दूसरों के लिए जियो। तो उसने ये वाली बातें, कुछ यूनिक बातें कही थी जो मैंने अपनी किताब में लिखी। तो आप इमोशनल हो गए? इमोशन तो नेचुरली, देखो जब भी कोई किसी को फांसी होती थी, आई वॉज ऑलवेज इमोशनल। मैं अभी बड़ा इमोशनल हूँ उसमें। मैं हमेशा इमोशनल था जब भी किसी को, क्योंकि देखो मेरा ये मानना था कि फांसी देनी नहीं चाहिए। अच्छा, फांसी के पक्ष में नहीं? फांसी के पक्ष में। फांसी हमेशा देखो ऐसी कंट्री में दी जाती है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ना, या जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां फांसी होती है। ईरान में आप देखो कितनी फांसी हो रही है, चाइना में देखो, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी और फांसी दोनों एक दूसरे के अपवाद है। तो अब USA में देखो, वहां 35 साल की, 40 साल की, 45 साल की सजा दे देते हैं। बहुत तो होता है वहां पे। अब देखो सबको पता है कि अगर मैंने रेप किया, मैंने मर्डर किया, तो मुझे फांसी की सजा हो सकती है। और उसके बावजूद मर्डर सबसे ज्यादा कमिट होने वाला ऑफेंस है। इसका मतलब यही है ना, क्रिमिनोलॉजिस्ट को सोचना चाहिए कि फांसी डेटरेंट नहीं है, तभी तो मर्डर सबसे ज्यादा कमिट हो रहा है।
अगर आप नेशनल स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, सबसे ज्यादा क्राइम वाले जो जेल में है वो मर्डर वाले। यस। तो अगर ये डेटरेंट होता फांसी, मर्डर ना होते। अब जैसे आप अरब कंट्री में जाते हैं और जगह टिट फॉर टैट होता है, आपका हाथ काट देंगे, आपके टांग काट देंगे, या जो भी आपके हैं वो जैसा आपने किया वैसा आप कर देते हैं। तो आप ये मानते हैं कि मतलब कि कोई भी कैदी है, कोई भी अपराधी है, लास्ट मोमेंट तक उसमें सुधरने की कैपेबिलिटी है? सब जो भी कैदी होते हैं उसमें लास्ट मोमेंट तक सुधरने की कैपेबिलिटी होती है। अच्छा सर, मेरा और हमारा जो है, हमारा कल्चर है, हाँ, ऐसा कल्चर भरा पड़ा है ऐसे एग्जाम्पल से कि कोई डाकू था वो ऋषि बन गए, कोई है ना फार्मर बन गए, ये बन गए, तो भरा पड़ा हमारे। और हमारे कल्चर में ऐसे ऐसी मेडिटेशन, ऐसे ऐसे योग है, ऐसे ऐसे ध्यान योग है। मैं गारंटीड कह रहा हूँ कि आप किसी को भी रिफॉर्म कर सकते। अच्छा, अगर हम जेल की बात करते हैं सर, वहाँ पे जो कैदी आते हैं अलग अलग अपराध के आते हैं, तो क्या उनका जो क्राइम है उसके आधार पे भी जेल में उनको ट्रीट किया जाता है? जो बाकी अपराधी होते हैं उनको उसके आधार पे ट्रीट करते हैं? मेन तो जो ट्रीट करने का वो होता है, इनका होता है जो कैजुअल और हार्डन प्रिजनर, उनको अलग रखना। ये जो देखिए, जो जेल मैनुअल है हमारा या प्रिजन एक्ट है, वो ये कहता है कि प्रिजन का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। सबसे पहले वो कहता है कि आपको जेंडर क्लासिफिकेशन होगा, मेल को फीमेल से अलग रखेंगे, अलग जेल में रखेंगे। इसलिए दिल्ली में अगर आप देखें, दिल्ली में 2 जेल जो है शायद फीमेल की हैं, बाकी जो है जेल जो है वो मेल प्रिजनर्स की। दूसरी रिक्वायरमेंट है प्रिजन एक्ट की या जेल मैनुअल की कि आप कन्विक्ट को अंडर ट्रायल से अलग रखेंगे, ताकि ताकि कन्विक्ट तो मतलब प्रूवन हो गया, ताकि उनका बैड या इविल इन्फ्लुएंस जो है अंडर ट्रायल्स के ऊपर ना हो। तीसरी वो कहता है कि आप यंग ऑफेंडर को एडल्ट ऑफेंडर से अलग रखें। यंग ऑफेंडर मतलब 18 से 21 साल के बच्चे जो है उनको आप दूसरों से अलग रखेंगे, ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो, रेप ना हो, ये ना हो, बहुत सारी चीजें। ऐसी घटनाएं होती हैं सर? ऐसी घटनाएं बहुत होती है। तो ये हो गया। चौथा जो क्लासिफिकेशन है वो ये कहते हैं कि आप सोशल क्राइम जो है उनको दूसरे क्राइम से अलग रखोगे। जैसे हमारे टाइम पे डॉरी रिलेटेड ऑफेंस होते थे, एक सास बहू का हमने वार्ड अलग बना दिया था सास ननद का वार्ड अलग बना दिया था। तो इनको आप उनसे, क्योंकि दे आर नॉट क्रिमिनल, ये तो घर की कहानी है, तो उसके हिसाब से इनको हमने किया था। तो इकोनॉमिक क्राइम आपने अलग रखे हैं। तो इस तरीके से आपका प्रिजन एक्ट और मैनुअल जो कहता है कि आप कैसे कैसे इनका जो है वो सेग्रीगेशन करेंगे, उसी हिसाब से जेल आपने बनाएंगे। आपने बुक में यौन शोषण का भी जिक्र किया है कि मतलब वहाँ पे समलैंगिक भी दिक्कतें आती हैं और बाकी और भी चीजें हैं। मेन दिक्कतें समलैंगिक। अच्छा सर, वो तो एक सवाल तो मेरा ये है कि उसको आपने किस तरीके से डील किया अपने समय में? और दूसरी चीज, एक सीरीज आई है अभी, उसमें ये दिखाया गया कि एक अपराधी रहता है, उसमें एक फीमेल कोई रहती है महिला, जो कुछ देर अंडर ट्रायल के लिए ही आई रहती है। वो उसको पसंद आ जाती है, फिर अलग अलग तरीके से वो कोशिश करता है उसको परेशान करने की, उसको मतलब गलत तरीके से उसको वो करने की कोशिश करता है। तो क्या ऐसी चीजें रियल में भी होती हैं कि अगर जो महिला जेल है वहां से इस तरीके की चीजें? या फिर देखिए, अगर आपने महिला जेल ही अलग कर दी तो ये चीज होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अच्छा। पर क्या होता है कि कई स्टेट्स में बहुत दूर दूर डिस्ट्रिक्ट होती हैं। अब महिला जेल जो है अगर आप इन्हें एक डिस्ट्रिक्ट में बना दी, आप चाहो सारी महिलाएं जो है उस डिस्ट्रिक्ट में चली जाएं, वो तो उनके लिए पनिशमेंट हो जाएगी, क्योंकि जो मिलने वाले हैं उस डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी मिलने के लिए जाएंगे, वो तो नहीं जा सकते। इसलिए हमारा मैनुअल में प्रोविजन है कि आप मेल जेल का एक पार्ट जो है बिल्कुल सेक्लूडेड पार्ट होगा, उसमें आप फीमेल को रख सकते हैं। वो ज्यादातर स्टेट्स में यही होता है कि एक पार्ट में फीमेल्स अलग जेल, फीमेल की अलग जेल भी है, सेक्लूडेड पार्ट में। उस सेक्लूडेड पार्ट में अगर आपने रखा है, जैसे मैं आपको बताया कि मोबाइल पहुंच जाते हैं, ड्रग्स पहुंच जाती हैं, ये हथियार पहुंच जाते हैं, है ना, मतलब पैसे की जोर पहुंचा रहे हो या अपनी दादागिरी के
मैनेज करने वाले तो वही बहुत सारे सुप्रिंटेंडेंट जेल है ना, हम्म वही स्टाफ है। हम्म तो उसमें ये वाली चीज की पॉसिबिलिटी है जो आपने कहा है यही कि अगर आप किसी लेडी के साथ जो है, अगर आप संबंध बनाना तो बहुत मुश्किल काम होता है, पर आप बना सकते हो, ये पॉसिबल है। पॉसिबल है। मतलब पॉसिबल और उसमें तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और पॉसिबल में बहुत ज्यादा फर्क होता है। पॉसिबल है पर ये बहुत डिफिकल्ट है। ओके, तो सर आपने, चूंकि ह्यूमन है तो डेफिनेटली एक वासना होती है, वो आती है, जो उस चीज को वो पूरा नहीं कर पाते हैं। हाँ। उसके लिए अलग अलग तरीके से खुद को वो करते हैं वो। तो आपके समय में ऐसी कोई घटना हुई और आपने किस तरीके से इस चीज को सुधारने की कोशिश की? देखिए जो सेक्स होमोसेक्सुअलिटी होती है, ये बहुत ही रैम्पेंट वो थी। एक एनजीओ ने अपनी रिपोर्ट दी थी, ये 93-94 की बात बता रहा हूँ। एक एनजीओ ने अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा था कि इसमें जो खासकर 18 से 21 साल के, अंडरस्टैंडेबली है, 18 से 21 साल के बच्चे जो है उनमें होमोसेक्सुअलिटी बहुत होती है, डर के मारे या उनकी विलिंगनेस के कारण, क्योंकि जरूरत होती है उनको, तो वो पुलिस के लिए केस वगैरह कोई रिपोर्ट नहीं करते। तो ये तो बड़ा सीरियस होता है कि आप होमोसेक्सुअलिटी का अगर आप रिपोर्ट करें तो केस बन जाता है, उसमें काफी तगड़ी सजा होती है। तो हमें ये था कि होमोसेक्सुअलिटी होती है खासकर इस एज ग्रुप में। मैडम किरण बेदी के टाइम पे एक हमने, पर उन दिनों में ना एड्स वगैरह बहुत फैली हुई थी। सेक्स करना एक बात है, उसके बाद एड्स अगर आप सेम सेक्स में दे रहे हैं तो इससे बंदे की लाइफ ही थ्रेटनिंग हो जाती है, लाइफ पूरी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है और वो आगे जाके कितनों की लाइफ खराब करेगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम कंडोम रखवा दें। उन दिनों में कंडोम जो है सरकारी दफ्तरों में भी रखवाए जाते थे, सब जगह रखवाए जा रहे। कंडोम को पॉपुलराइज कर रहे थे ताकि जो है सेक्स में कंडोम को इस्तेमाल करो। हमने कंडोम रखवाने का वो किया, अभी प्रपोजल था तो पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए खबर भी बन गई अखबार में। उसके ऊपर किसी ने पीआईएल लगा दी दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रैश कर दी। तो वो चीज हो नहीं पाई। बाकी ये रियलिटी है, ये कई सारी जजमेंट्स में भी ये वाली बात आई हुई है कि बच्चों का यौन शोषण होता है। कभी ज्यादा होता होगा, अगर सुप्रीम आपका ढीला है तो वो ज्यादा होगा, कभी कम होता है, तो ये होता जरूर है। तो इसको अगर हम रोकना चाहें, क्योंकि ये तो बहुत ही हीनियस क्राइम हो जाता है, क्योंकि आप खुद ही कोई क्राइम करके आए हैं जहाँ पे आप सजा काट रहे हैं, खुद आके एक और भी हीनियस क्राइम कर रहे हैं। तो अगर हम इसको रोकना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? सर्विलेंस, आपको सर्विलेंस अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी। और क्या होता है कि जैसे सर्दियों की दिन है, आपने ऊपर कंबल डाला हुआ है, लोग क्या करते हैं जैसे 3-3 कंबल एक प्रिजनर को देते हैं, तो 3 कंबल तो नीचे बिछा लिए, 3 कंबल ऊपर ले लेते हैं, 2 जने जो है अपने कंबल मिक्स करके वो कर लेते हैं। उसमें अंदर कंबल के अंदर क्या कर रहे हैं, ये चीज आपको बड़ी ही मुश्किल होती है आपको ये करना। तो इसके लिए बस ये है कि आपको सर्विलेंस बढ़ानी पड़ेगी। सर्विलेंस बढ़ाओ, अवेयरनेस पैदा करो कि अगर कोई जबरदस्ती करे तो आप एकदम बताओ। ये चीजें आप करोगे तो ये चीजें आप काफी कम कर सकते हो। कोई पावरफुल कैदी है वहां पे, जो बहुत नेता आते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, काफी लंबे समय तक जेल में भी रहते हैं, तो उनकी भी डिमांड होती होगी। तो क्या बाहर से कुछ महिलाएं जो ऐसा वैसे नहीं होता, देखो महिलाओं के लिए ये ऐसी डिमांड नहीं होती, उनको पता है ये तो इम्पॉसिबल है। क्या था कि मैं आपको 84 की घटना बता रहा हूँ। 84 की घटना में क्या हुआ कि 2 जर्नलिस्ट थे, संजय सूरी और एक नीरजा करके थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाया कि यहाँ पे यौन शोषण होता है। अच्छा, जेल में। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान लिया। उन्होंने सेशन जज, दिल्ली का तब एक ही सेशन जज होता था, उसको कहा कि आप इंक्वायरी करो और इसमें बताओ कि इसमें क्या सत्य है। तो उन्होंने, सेशन जज ने ये अपने उसमें रिपोर्ट में कह दिया कि हाँ यौन शोषण होता है, और कई बार जो हार्डन क्रिमिनल है उनके पास भी इनको परोसा जाता है, जो बच्चे होते हैं, छोटी उम्र के बच्चे होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे प्रिजनर को जो बेल दे दी थी उस टाइम पे, अच्छा। जिन्होंने भी कहा था कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है, बहुतों को बेल दी। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा, जेल प्रशासन से, कि मैं तब कोर्ट को हेल्प कर रहा था वहां पे, सुप्रीम कोर्ट में जाता था। उन्होंने पूछा कि इसको कैसे रोका जा सकता है। मैंने कहा देखिए, सबसे जो ये यौन शोषण होता है इसके पीछे कारण ये है कि जो आपका वारंट आता है, वारंट के ऊपर प्रिजनर की एज नहीं लिखी होती। अच्छा। अगर एक बार प्रिजनर की एज लिखनी शुरू हो जाए तो एक जेलर को एक आइडिया हो जाएगा कि इसकी ये उम्र है। और कुछ छोटे कद का है, उसकी उम्र हम सोचते हैं कि शायद उसकी उम्र 18 साल से ऊपर होगी, फिर वो है 12 साल का, 13 साल का, है ना। तो उन्होंने फिर डायरेक्शन दी कि जजेस जो है हर एक जो कस्टडी वारंट होता है उसमें एज लिखेंगे। तब से एज लिखनी शुरू हुई। और एज, और साथ में ये भी होता है कि अगर आपको एज लिखी हुई है जज ने, उसके बावजूद अगर लगता है कि ये छोटी उम्र का है, 18 साल से कम उम्र का है, आप फौरन, हमारा रूल्स कहते हैं कि आप उसको फौरन जो है कंसर्न ट्रायल कोर्ट को कहोगे कि हमारे हिसाब से बच्चा है, वो उसका मेडिकल जांच करवा के तो वो उसको जो है बच्चों की जेल में भेजेगा। ऐसे हजारों केस हमने जो है बच्चों की जेल में भिजवाए थे। okay. आप कहते हैं कि जेल जो है सजा काटने की जगह नहीं है, सुधार का गृह है, जो वहाँ पे कैदी जो है वहाँ सुधर के निकले। आपने अपने समय भी बहुत सुधार वहाँ पे किए हैं, उसका जिक्र आपके बुक में भी और कई और जगहों पे भी उसका जिक्र मिल जाता है। आपने मेजर, अगर आपसे मैं जानना चाहूँ कि क्या मेजर वहाँ पे आपने बदलाव किए और वो बदलाव आए भी एक्चुअली, तो वो क्या क्या थे? देखिए, मेजर बदलाव जो किए, सबसे पहले मैंने लीगल एड सेल खोली। देखिए 80% जो जेल की पॉपुलेशन है, 85% गरीब तबके से आती है। फिर की साल की इनकम जो है 8,000 रुपए, महीने की इनकम 8,000 से कम, साल की 1 लाख से कम है। ये लोग वकील कहाँ से करेंगे? इनके लिए मैंने लीगल एड सेल खोली 82 में। 82 मतलब आपने आने के बाद ही सोच भी नहीं सकता था कोई कि लीगल एड सेल जेल के अंदर खुल जाएगी। जो मैंने 82 में लीगल एड सेल खोली, हमारी सरकार ने लीगल सर्विसेज एक्ट बताया 87 में, 6 साल बाद। 6 साल बाद। उनको इतना पसंद आया वो, जिसमें उन्होंने लीगल एड सेल खोलने का प्रावधान किया जेलों में, पर एक्चुअल में खुली 2000 के बाद ही था, क्योंकि हर एक फाइनेंशियल इसमें इम्प्लीकेशन होते हैं और मैन पावर चाहिए होती है। सबसे पहला तो मुझे लगता है कि मैंने बड़ा अच्छा किया लीगल एड सेल खोली, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने माना। नंबर 2, हमने यहाँ पे जो प्रिजन स्टाफ था बड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता था, कि हमेशा कहते रहते थे कि हमें पुलिस के बराबर पे स्केल नहीं मिलते, हमारी नौकरी इतनी टफ है पर हमें पुलिस के बराबर पे स्केल नहीं मिलते। तो उसकी डायरेक्शन में मैंने काम किया, सरकार से कह के इनको सपोर्ट किया हमें, मतलब उनकी मेहनत के हिसाब से मेहनत आना मिली, मतलब उनको पुलिस के बराबर इनके पैरेलल रैंक इनके होने चाहिए। अच्छा, दिल्ली सरकार ने सपोर्ट किया तो उसमें हो गया था ये। पर उसके बाद क्या हुआ कि फिर नया पे कमीशन आ गया, उसमें फिर डिस्पैरिटी क्रिएट हो गई। तो इसमें फिर इनको मैंने कहा चलो अगर पे स्केल नहीं भी होते, इनको बातें जो है राशन मनी, ये दूसरी चीजें, ये इनको मिलनी चाहिए, वो इनको मिलती। एक और मैंने काम किया इनके स्टाफ के लिए, मतलब मैं स्टाफ और प्रिजनर दोनों को बता रहा हूँ। स्टाफ को पहले हमारे यहाँ पैरा मिलिट्री फोर्स का दर्जा नहीं दिया जाता था। उसका नतीजा ये होता था कि किसी प्रिजनर ने कंप्लेंट अगर आपके खिलाफ कर दी तो आपको अरेस्ट कर लेती थी पुलिस, या आपका प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो जाता था। जबकि दूसरी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, यूनिफॉर्म फोर्सेस होती हैं, उसमें पहले अरेस्ट करने से पहले आपको एडमिनिस्ट्रेटर की अप्रूवल लेनी होती है। तो मैंने वो वाली अप्रूवल का खुद इंटरेस्ट लेके इनको एक यूनिफॉर्म फोर्स इनको डिक्लेयर करवाया, जेल वालों को, तमिलनाडु स्पेशल पुलिस को भी करवाया, जेल वालों को भी करवाया, ताकि इनको कोई ऐसे गाजर मूली की तरह जो कोई भी कभी भी उखाड़ के बना फेंकते। अरेस्ट करने से पहले एक प्रॉपर प्रोसेस हो, वो कमेंट्स ले, उसके बाद अगर केस बनता है तभी करें, तो ऐसे अरेस्ट इनको ना करें या प्रोसिक्यूट ना करें। उसके बाद फिर हम थोड़ा और आगे चलते हैं, तो हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जेल में शुरू करवाई।
अच्छा। ताकि प्रिजनर्स का जो है हम्म। जुडिशरी के साथ मिलके, हम्म। ताकि कोई भी बंदा जो है उसमें जज हाँ। के पास नहीं जा पाता, हाँ। तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के स्टूडियो बनाए, कोर्ट से मतलब जेल से हाँ, पेशी हो सके। जेल से उसकी पेश हाँ। उधर मैजिस्ट्रेट साहब बैठे, बड़ा हाँ। नया तरीका था जो हाँ। हमने दिल्ली में वो हम्म। किया। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर सीआरपीसी ने हम्म। अमेंडमेंट भी किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू करवाई। उसके बाद हमने एक वो शुरू किया कि क्या होता था कि लोगों की बेल हो जाती थी, प्रिजनर्स की बेल हो जाती थी, कि बेचारे जमानत से नहीं दे पाते थे। कोई जमानती खासकर जो फॉरेनर प्रिजनर हैं या जो प्रिजनर जो बिहार यूपी वगैरह से आए हैं, तो वो जमानत भी नहीं करवा पाते थे। तो उनके लिए हमने कोर्टों से मैटर टेकअप करना शुरू किया, हाई कोर्ट से टेकअप करना शुरू किया। हजारों लोग, मेरे को इतनी खुशी होती है, हजारों लोगों को हमने लेस श्योरिटी कंडीशन या पर्सनल बॉन्ड पे छुड़वाया, हजारों। इसके बाद एक और बड़ा अच्छा काम हुआ, वो ये काम हुआ कि हमने स्पेशल कोर्ट लगाने शुरू की। हमारा तिहाड़ का इनिशिएटिव था, जिसमें कि जो प्रिजनर 3 साल से जिनकी कम सजा हो सकती है ऐसे ऑफेंसेस में, जैसे किसी ने रेलवे लाइन पे गया, रेलवे लाइन का लोहा उठा लिया है ना, तो वो उसके ऊपर चोरी का केस तो बनेगा। या आपने किसी की साइकिल चोरी कर ली, चोरी का केस तो बनेगा। अब वो जेल में पड़ा हुआ है, बेल नहीं दे पा रहा, जेल में पड़ा हुआ है। ऐसे केस, छोटे मोटे केस जिसमें 3 साल तक की कैद हो सकती है, हमने जुडिशरी को रिक्वेस्ट की। जज साहब आते थे हफ्ते, तब तो एक हफ्ते में एक कोर्ट लगती थी, 3-3 कोर्टें लगती थी हफ्ते में। अच्छा। तो उनको जज साहब आते थे, और अगर प्रिजनर जो है अगर ये कहता था कि मैं अपना क्राइम कन्फेस करने के लिए तैयार हूँ, कोई उसको प्रलोभन लालच नहीं, अगर वो कहता था मेरी अंतरात्मा कह रही मैं तैयार हूँ इसको करने के लिए, तो जज साहब उसको, अगर उसने 2-3 महीने या 1 महीना जेल में रह गया तो उसको कटी पे छोड़ देते थे, बड़े खुश होते थे। तो ये स्पेशल कोर्ट जो लगी, इससे हजारों लोग बाहर गए, अभी भी चल रही हैं, मुझे खुशी होती है। ये एक बहुत ही एक अच्छा ये स्टेप था, हजारों लोग इसमें निकले। अब आप देखो, इसमें एक मजाक की बात बता रहा हूँ, एक प्रिजनर की उस टाइम पे जो डेली मेंटेनेंस कास्ट होती थी 450 रुपए होती थी। एक आदमी ने 300 रुपए का लोहा चोरी किया, वो जेल में पड़ा हुआ है। आपने उसको 3 महीने जेल में रखा, उसकी 450 रुपए तो मेंटेनेंस कास्ट सरकार ले रही है, और 300 रुपए का लोहा जो टोटल उसकी है जो उसमें है, तो हजारों रुपए तो आप उसको मेंटेन करने पे लगा रहे। ये कहाँ की अकलमंदी है। तो इससे काफी लोग ऐसे छूटे, और ये स्पेशल कोर्ट अभी भी चल रही है। हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कोर्ट को कि अभी 3 साल तक का इसको 7 साल तक का कर दो। उन्होंने 7 साल का प्ली बार्गेनिंग कोर्ट में जेल में लगाई, जो कि अनहर्ड था, कोई सोच भी नहीं सकता था। प्ली बार्गेनिंग कोर्ट लगाई और बड़ा अच्छा डिस्पोजल करके हमने दिल्ली हाई कोर्ट को दिया। फिर उसके बाद मेरे इनिशिएटिव से सेमी ओपन जेल जो है, ओपन जेल काफी चर्चा है इस चीज की। ओपन जेल हमने बनवाई, क्योंकि तब तिहाड़ जेल में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। सेमी ओपन जेल बना के उसमें कई लोगों को जो कैदी थे जिनका बहुत अच्छा कंडक्ट था, वो सुबह काम पे निकलते थे, शाम को वापस आते थे। तो अगर मैं होता तो मैं शायद इसमें ओपन जेल क्लस्टर होते हैं जिसमें की फैमिली के साथ रह सकते हैं, वो भी करवा देता। अच्छा। पर वो नहीं करवा पाए। अच्छा, उसमें भी जब सेमी ओपन जेल वगैरह बनाई, इन्होंने फीमेल्स को वो वाली वो नहीं दी। अच्छा, वो सुविधा जो है फीमेल्स को नहीं दी, मेल को दे दी। तब मैं रिटायर हो चुका था। मैंने कहा चलो अब इनको नहीं छोड़ते। मैंने फिर वहां पे PIA लगाई हाई कोर्ट से, तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि इनको महिलाओं को भी ये वाला दर्जा था। वो हुआ। फिर अब मेरी एक और मैंने PIA लगाई है कि कैदियों को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख देते हैं, बेचारे महीनों महीने जो है पड़े रहते हैं कमरे में, जैसे ये कमरा है उसमें पड़े रहते हैं महीनों। उनको खाना भी यूं फेंकते हैं अंदर कुत्ते की तरह। तो उसको भी मैंने चैलेंज किया हुआ है, वो भी हाई कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है, इसमें सरकार का अप्लाई आ रहा है। तो ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता रहेगा।
फैंटेसाइज ना किया जाए चीजों को। बाकी वहां पे अगर आ रहे हैं कैदी तो सजा ना काट के वाकई सुधर के ही जाएं। एक शान के तौर पे ना लें कि हम तिहाड़ जा रहे हैं तो मतलब कि हमारे लिए शान की बात है। ये तिहाड़ जा रहे हैं, आप अपराधी हैं, वहां पे जा रहे हैं, कुछ अच्छा करके निकलिए। आप पूरी दिल्ली का देखो, हाँ। अगर तिहाड़ अगर ठीक नहीं है तो पूरी दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वहीं से निकलता है और वहीं पे जाता है। थैंक यू सो मच सुनील सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और इतना समय आपने हमें दिया और इतनी जरूरी बातें बताई। और रिफॉर्म्स को लेके मैं कोशिश करूंगी कि अब ये सारी जो बातें हुई है उस पर प्रशासन गौर करे और कुछ अच्छी चीजें इस पॉडकास्ट के जरिए निकल के आए। थैंक यू सो मच। और लास्ट में अगर आप मेरे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहें। मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि देखिए क्या होता है कि मैंने बहुत एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं, मेरे में कन्विक्शन थी कि मैं अगर कोई चीज ठीक है, मेरी कन्विक्शन थी कि चीज ठीक है, तो आपको ठीक बात कहने के लिए बेशक जितने मर्जी आपके सामने ऑब्स्टेकल्स हैं, पहाड़ खड़े हो, पर आप अपने मन को कभी मत दबाओ। आप उसको बोलो कि ये चीज गलत है और अल्टीमेटली आप देखोगे कि उस चीज का निदान होगा। अगर आप बोलोगे, एक भगवान आपकी एक वाइब्रेशंस को जो है एक उस तक जो असली बंदा जिसने डिसीजन लेना है वहां तक पहुंचाएगा और आपका जो आप उस सिस्टम को ठीक करना चाहते हो तो आपका सिस्टम पक्का ठीक होगा। पर आपको करेज और कन्विक्शन रखनी है कि जो आप कह रहे हो उसके ऊपर आप बोल रहे हो तो उसके ऊपर एक्शन होगा, तो उस पर एक्शन होगा ही होगा। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे सुनील गुप्ता जी से, जो कि तिहाड़ के एक्स जेलर और लॉ ऑफिसर रह चुके हैं। काफी दिलचस्प बातें हुई हैं हमारे बीच और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा है, इतनी दूर तक आप आए हैं तो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कोई सुझाव है तो उसे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर किसी और मेहमान के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।